Yes, good evening, all of you friends. We start class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. Now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2% नोट करिए. हर्ष, शिवानी, रोहित, प्रभात, अदिति, मुक्ता, मयंक, सरगम, नदल, दान, move forward. 3% बोलने देख सकते हैं. कीबोर्ड पे कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो. ऐड ऑन डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट स्पीड सही हो, देन शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट आए नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर बुधवार में उसको सारे जवाब एक साथ अपलोड करता हूँ. मंडे तक जो प्रश्न आए थे उसके जवाब मैं अपलोड कर चुका हूँ. अभी हम लोग हैं इकोनॉमी फर्स्ट पिलर और उसके अंदर ये सेकंड चैप्टर इन लोग मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं. एंड ऑफ में अपलोड कर चुका हूँ. मोबाइल से देख रहे हैं तो जाइए महान पटेल सर्च कीजिए. मेरी प्रोफाइल पे मिले उस पे कोर्सेज लेटेस्ट ईसीबी 13 उस पे बेल आइकन दबाओ, पीडीएफ मिलते हैं. एंड्रॉइड से देख रहे हैं टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स होते हैं. आईफोन से देख रहे हैं तो नीचे बॉटम में एरो होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. लैपटॉप से आप देख रहे हैं academy.com/manoj, उसमें कोर्सेज लेटेस्ट ईसीबी 13 और वहां पर अपडेट्स बटन पर आप क्लिक करो. राइट हैंड से साइड बार खुद ही उधर से माल डाउनलोड कर सकते हैं. नोट पेन लेके बैठना क्योंकि अभी आज और फॉर्मूला आएंगे. कल तो 4 पढ़े थे M1 M2 M3 M4. अभी आज M0 और मल्टीप्लाई वगैरह चीजें आएंगी. तो हैंडआउट है लेकिन हाथ से खुद अपने हाथ से कुछ लिखिए, देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू. कुछ लोग जमा बन जाते हैं और जेब में हाथ डाल के आ जाते हैं. फिर वो क्लास में पूछ लेते हैं ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है. भाई तो कल का क्लास पढ़ के आइए. ये बिल्डअप होता है एक चीज के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरी. आप सीधा ही ड्रॉप करेंगे तो नहीं आपको पता चलेगा क्या बात हो रही है इधर. तो पुरानी क्लास आप देख के आइए. उसके बाद कल रात तक हमने क्या खत्म किया था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, डिपॉजिट के टाइप्स, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में 4 पढ़े थे. M1 M2 M3 M4. आज M0 मनी मल्टीप्लायर समझना है. थोड़ा समय बचा तो सीआरआर समझना है. बाकी चीजें हम लोग कल समझने वाले. देखिए इस बार 5 क्लास होंगी. गुरु शुक्र शनि रवि क्लास होते हैं, पर रविवार को 2 क्लास होंगी. सुबह एक 10 बजे क्लास होगा, रात को एक 9 बजे क्लास होगा. इसका कारण कि ये जो 1 या 2 है मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, रेपो वगैरह, वो लेंदी टॉपिक है. इसमें सवाल भी ज्यादा आते हैं. तो संडे मॉर्निंग ऑल्सो क्लास, नाइट ऑल्सो क्लास. उसका कारण ये कि अगर मैं उसे ड्रैग करके मंडे करूं कि मंडे रात को बाकी का पढ़ लेंगे तो फिर आपके पास बचता है सिर्फ मंगलवार और बुधवार रात को तो टेस्ट आ जाती है. तो फिर आपको क्या रिवीजन का टाइम कम बचता है. और रविवार वैसे भी छुट्टी है तो ज्यादातर बाकी टीचर्स की क्लास वो नहीं रखते हैं. तो मैं उसका लाभ लेके 2 क्लास मैंने रखे. कुछ लोग कहीं नहीं, हमें कुछ और काम है, सुबह वाला नहीं देख सकते. नो प्रॉब्लम. तो फिर आप रिकॉर्डेड देख लीजिए. ये तो अनअकैडमी का मजा है, लाइव क्लास नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड देख के आओ. तो संडे 2 क्लासेस. खैर हमें पढ़ना है मनी के कुछ फॉर्मूले. अब यहाँ पर डिस्क्लेमर जो एनसीईआरटी में दिया है उतनी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे और याद रखेंगे. आरबीआई की रियल लाइफ की फॉर्मूला अलग है, इकोनॉमिक सर्वे की रियल लाइफ की फॉर्मूला अलग है. उसमें जाने का मुझे फायदा दिखा नहीं है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उसमें इतने सारे स्टेप्स और वेरिएबल्स हैं कि वो याद करने से बेहतर है कुछ और टॉपिक्स पढ़ जाए. एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के. यू विल गेट बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब आप कहने पर आरबीआई या इकोनॉमिक सर्वे में जो एडवांस लेवल की फॉर्मूलाज दी हैं, अगर यूपीएससी ने वो पूछ लिया तो क्या करना है. देखिए दो बात हो सकती है. एक तो अगर ऑप्शन ऐसा हो जाए कि एनसीईआरटी के हिसाब से अलग जवाब बनता हो, आरबीआई फॉर्मूले से अलग जवाब बनता हो, तो मौज हो गई ना. क्योंकि जैसे ही एग्जाम खत्म हो विदिन 7 डेज आप यूपीएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करके कंप्लेन कर देना ये चारों ऑप्शन गलत है क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसा जा रहा है. तो आप बच गए. अब कुछ केस में ऐसा होगा जिन्हें उसने यूनिक कुछ पूछा हो कि वहां पर एनसीईआरटी ने आरबीआई वाला ही ज्ञान काम में आता हो तो स्किप कर दो उसे. क्योंकि वो उसमें गए तो समझो वो आधे पौने घंटे का वो काम है. उसको आपको 3 बार रिवाइज भी करना है तो 2 घंटे का उसमें इन्वेस्ट करने लायक वो टॉपिक है. मुझे नहीं लगा. पूछे तो मैं कबूल कर लूंगा, मैंने नहीं पढ़ा था. आप किसी और टीचर से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं. बट इवन देन आई डोंट थिंक इट इज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड मेंटल एनर्जी. बाकी सब्जेक्ट करो. कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा रिकैप करना वापस जरूरी है क्योंकि आज उसके ऊपर बिल्डअप करना है मनी मल्टीप्लायर. ध्यान से एक स्टडी समझो. आरबीआई ने 100 रुपए का एक नोट छापा और उन्होंने मृणाल को दे दिया. मृणाल ने वो 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए, स्टेट बैंक में. कोई पैसा अपने पास नहीं रखा, कैश में सारा पैसा बैंक में जमा किया. बैंक ने वही पैसा लोन में दिया अदानी को. अदानी ने वही पैसा सैलरी में 100 रुपीज दे दिया अपने स्टाफ को, वर्कर्स को. और उन वर्कर्स ने वो अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में जमा किया है. और ये एक ही नोट है, सीरियल नंबर 123 का जो नोट है 100 रुपए का नोट है. एक स्टडी में पहले आपको 30 सेकंड देता हूँ, इसको दिमाग में उतारो क्योंकि इसके बाद और एडवांस चीज होगी पर ये बुनियाद है उसकी. नाउ थिंक अबाउट दिस. सुबह मतलब रात को भी 9 बजे 9 बजे 5 मिनट हुई है. मेरे बैंक अकाउंट में कितने 100 रुपीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. उसी वक्त आप वर्कर को पूछो कि भाई तुमने अदानी की फैक्ट्री में काम करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारे खाते में कितने पैसे. वो कहेगा मेरे पास भी 100 रुपीज है. तो हाउ इज दिस पॉसिबल. मतलब यहाँ पर अगर हम मनी सप्लाई की जो कल रात हमने फॉर्मूला पढ़ी थी M3 की फॉर्मूला क्या थी, कॉइन करेंसी विद पब्लिक. तो कॉइन करेंसी विद पब्लिक का जीरो क्योंकि सारा पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हाथ में कोई कैश नहीं रखा. प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स. ये तो हमने कल देखा था. तो इन सबको आप ऐड करो. मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि M3 क्या है, कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस जो भी टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स. तो कॉइन करेंसी तो हमने अपने खाते में कुछ रखा नहीं, सब बैंक में डिपॉजिट किया. और डिपॉजिट बैंकों में कितने, रोनाल का बैलेंस है 100 रुपीज और अदानी के वर्कर्स का बैलेंस भी है 100 रुपीज. 100 प्लस 100 कितना हुआ 200. तो यहाँ पर मनी सप्लाई का एक जो इंडिकेटर है M3 वो कितना होगा 200 होगा. 200 होगा. अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर ये कहता है कि देखो आरबीआई ने जो प्रिंट किया उसको बोलो M0, तो M0 कितना है 100. और ये जो टोटल मनी सप्लाई हुआ M3 वो कितना है, मोनाल के पास 100, वर्कर का बैलेंस 100, 100 प्लस 100 200. तो उसे बोलो M3 वो कितना है 200. बस. तो M3 डिवाइड बाय M0 तो क्या होगा 200 डिवाइड बाय 100 तो 2x. मतलब आरबीआई ने अगर 100 रुपए छापे हैं तो डबल पैसा हो गया 200 रुपीज हो गए. तो आपके ये तो कैसे हो रहा है, अगर आरबीआई ने सिर्फ 100 रुपये प्रिंट किए हैं जिसको हम बोले M0 तो टोटल 200 कैसे हो गया. क्योंकि सेम नोट, सेम करेंसी नोट मेरे अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगा. और जो लोन का पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हमेशा वो जरूरी नहीं कि कैश में जा रहा है, वो नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई या पेमेंट वगैरह से जाएगा. तो अकाउंट बुक में लिखने की बात है ना. तो करेंसी नोट भले एक हो बट मल्टीपल लोगों के अकाउंट में एक साथ वो दिख सकता है, इसलिए यहाँ पर पैसा डबल हो गया. बिकॉज सेम अकाउंट मतलब सेम मनी इज रिफ्लेक्टेड इन मल्टीपल अकाउंट्स क्योंकि नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक वगैरह की मदद से वो आगे घूमते रहता है. तो ये आज पूरी जो कहानी होगी आधा पौना घंटा इसके आसपास होनी है. अब आप समझिए मार्केट में 100 रुपीज है और 1 किलोग्राम ऑनियन है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है. तो ऑनियन का क्या भाव होगा 100 रुपीज में 1 किलोग्राम. लेकिन फिर क्या सरकार कोई नई योजना लेकर, प्रधानमंत्री सूटकेस ले लो योजना.
कि आरबीआई 1-1 लाख रुपए के सूटकेस प्रिंट करे, तो उतना पैसा प्रिंट करे और गरीबों में बांट दो, गरीबी सब खत्म। तो गरीबी ऐसे खत्म नहीं होगी, क्योंकि इनके पास लाख रुपए आ गए ना, लेकिन मार्केट में तो अभी भी 1 किलोग्राम ऑनियन ही है। तो जो ऑनियन पहले 100 रुपीज़ में मिलता था, वो अब सीधा 1500 रुपीज़ में 1500 में मिलेगा। तो ये तो महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब करेंसी नोट अंधाधुंध छाप के कभी महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय रेकलेसली प्रिंटिंग मनी। अब यहाँ आरबीआई क्या कर सकता है तो फिर? अगर आरबीआई को लगे कि किसी कारण से कोई चीज़ बहुत महंगी हो रही है और मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो वो क्या कर सकता है? या तो ऑनियन का सप्लाई बढ़ा दे, पर उसके लिए आरबीआई के पास कोई खेत तो है नहीं, आरबीआई डज़ नॉट हैव एनी फार्म्स। उसने क्या करना चाहिए? सामने जो लोगों के पास पैसा है उसको कम कर दे, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दे, कुछ करके, ताकि वापस से मनी का सप्लाई और ऑनियन का सप्लाई में कोई इक्विलिब्रियम आ जाए। तो बस 5 लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो अल्टीमेटली फिलॉसफी उसकी यही है कि आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, ताकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई को काबू में रख सके। अब प्रश्न यहाँ पर जो हमने अभी गेम देखा कि भाई 100 रुपए छापे 200 रुपए तो पैदा हो गए, 2x हो गया मनी मल्टीप्लायर। तो इससे कैसे, मतलब इसे कैसे हम कंट्रोल में रखें? उसका एक तरीका होता है कैश रिजर्व रेशियो। वो बात ऐसी है कि मान लीजिए आरबीआई ने 100 रुपए का एक नोट छापा, जो जाते-जाते भाई साहब के पास आया, उन्होंने वो किसी बैंक में डिपॉजिट किया। कल रात हमने पढ़ा था कि बैंक में जो भी डिपॉजिट आया वो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने वो जनता को पैसा रिटर्न करना है, तो जिम्मेदारी होगी, लायबिलिटी होगी। तो बैंकर गॉट 100 रुपए इन डिपॉजिट्स। अब क्या बैंकर सारे 100 रुपए लोन में दे सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें आरबीआई का एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जांपल, आरबीआई ये बोलने के लिए देखो हर एक बैंक ने डिपॉजिट में जितना पैसा आता है, डिपॉजिट में कितना पैसा 100, अब आरबीआई बोले कि इसमें से 10% मतलब 100 है तो 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ कैश रिजर्व रेशियो के रूप में बैंकर ने एक ट्रक में भरने और आरबीआई के ऑफिस में जमा करें। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। एक प्रकार का बफर है, बैकअप है, ताकि बैंकिंग सिस्टम में कोई क्राइसिस आ जाए तो कम से कम इतना पैसा एक जगह सेफ हो, उसको वापस कहीं पर यूज कर सके। तो सीआरआर बोल के डिपॉजिट का कुछ पैसा आरबीआई लॉक करवा देगी, तो बैंकर के पास लोनेबल फंड्स, लोन घुमाने के पैसे कम हो जाएंगे। और भी टूल्स होते हैं, एसएलआर है, रेपो रेट है, पर वो हम कल आराम से पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ आप फोकस करें सीआरआर पे। तो 100 डिपॉजिट में उसमें 10% सीआरआर के नाम पे 10 रुपीज़ बैंकर ने आरबीआई में सेंड करने। तो बैंकर ये किसी को लोन में दे नहीं सकता क्योंकि पैसा लॉक हो गया। बाकी के 90 रुपीज़ ये बैंकर किसी आदमी को लोन में दे सकता है। ओके, तो जो भी 100 रुपये डिपॉजिट में आया, 10 रुपीज़ लॉक हो गए, 90 रुपये लोन में घुमाए जा सकते हैं। बैंकर ने किसी को लोन दिया 90 रुपीज़। अब ये भाई साहब ने उसी से जियो का इंटरनेट लिया था मुकेश अंबानी को पेमेंट में कि मेरा इंटरनेट प्लान का रिचार्ज आप लीजिए। तो ये 90 रुपीज़ गए मुकेश अंबानी के पास। उन्होंने वो पैसे मान लीजिए जमा किए एक्सिस बैंक के अंदर। वहाँ पर जो भी डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट होती है, तो बिज़नेसमैन ने उसने करंट अकाउंट खोला होगा, करंट अकाउंट इज़ अ सम टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड लायबिलिटी बन जाएगी। वो सब क्या है, डिपॉजिट टाइप्स पढ़ के आओ। क्या है, तो मतलब एक्सिस बैंक में डिपॉजिट के नाम पे 90 रुपीज़ आ गए। अब आगे एक्सिस बैंक क्या ये 90 रुपये लोन में घुमा सकता है? नहीं, वापस आरबीआई आ जाएगा कि भाई 10% सीआरआर लॉक करा हुआ हमारे पास। तो 100 रुपये में से 10 लॉक हुए, तो 90 रुपये में से कितने हो गए? 9 रुपीज़। तो 9 रुपीज़ लॉक हो जाएंगे सीआरआर में, बाकी बचे 81 रुपीज़। मान लीजिए वो एक्सिस बैंक ने टाटा को लोन में दिए। तो ये तो समझो डिपॉजिट लोन, डिपॉजिट लोन, ये तो गेम चलते रहेगा। जितना लंबा चलेगा उतना मनी मल्टीप्लाई होते रहेगा। आप यहीं पर देखो ना, लेट मी गो बैक। एक लेवल पे जब लोन गया कि मोना ने पैसा डिपॉजिट किया, अदानी को गया, तो जैसे पैसा दुगना हो गया, और यहाँ तो सीआरआर भी नहीं था, पर जितने और लेवल पे लोन डिपॉजिट जाएगा तो ये साइकिल और आगे ग्रो करती जाएगी। अब यहाँ पर हमें जो मनी मल्टीप्लाई और उसका सीआरआर के साथ क्या रिलेशन है वो समझना है। हम इसको ऐसे चेन बना सकते हैं। आरबीआई ने पैसे छापे 100 रुपये, उसे मैं कहूँ M0। M0 का ये एक नोट किसी मिडिल क्लास फैमिली के पास आया, उसने वो पैसा डिपॉजिट किया फर्स्ट बैंक जो कि स्टेट बैंक। कितना डिपॉजिट हुआ? 100। लेकिन उसमें 10% सीआरआर के नाम पे 10 रुपीज़ लॉक हो गए। तो बाकी लोन में कितना स्टेट बैंक ने दिया है आगे? 90 रुपीज़। वो 90 रुपीज़ बिजनेसमैन को मिले, उसने जियो इंटरनेट पेमेंट किया, जियो ने सेकंड बैंक यानी एक्सिस बैंक में वो पैसा डिपॉजिट किया। एक्सिस बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? 90 रुपीज़। लेकिन उसमें भी 9 रुपीज़ सीआरआर के लॉक हो गए, बाकी बचा 81। वो गया टाटा को लोन में, टाटा ने मान लिया तीसरी बैंक एचडीएफसी में डिपॉजिट किया, तो उधर गया जो भी 81 कहीं को पेमेंट किया होगा उसने आगे डिपॉजिट किया होगा, 81 गया, उसमें वापस लॉक होते रहेगा। अब ये तो साइकिल चलती रहेगी। अब यहाँ पर आप सोचिए हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है, कुछ पैसा लॉक हो रहा है, 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये। इस कारण से सेकंड बैंक में जो डिपॉजिट जाती है वो पहले से कम जा रही है। 100 गया, 90 गया, 81 गया, करते करते समझो ऐसे एंड बैंक्स होंगे, मान लीजिए 99 या 999 नंबर का जो बैंक होगा, वहां तक पहुंचेगा तो पैसा लॉक होते होते कितना बचेगा? 0.00 समथिंग। तो उधर डिपॉजिट भी जीरो लगभग हो जाएगा, लोन भी आगे जीरो घुमा पाएगा, सीआर भी लगभग जीरो ही लॉक होगा उसका। तो ये तो ऐसी चेन चलेगी। आई गिव यू 30 सेकंड ये चेन समझो, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर और एडवांस चीजें बनेंगी। अभी आप याद करो M3 की क्या फॉर्मूला थी? कॉइन करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक इक्वल M3। अब टॉपिक सिंपल रहे इसलिए हम ये करें, आसान उदाहरण के लिए मान लो कि जनता सारा पैसा बैंकों में ही डिपॉजिट करती है, अपने हाथ में कुछ नहीं रखती, 0 रुपये कॉइन करेंसी विद पब्लिक, कैश हाथ में कुछ नहीं रखती, सारा पैसा वो बैंक में डिपॉजिट करती है। तो कॉइन करेंसी जीरो प्लस जितने भी डिपॉजिट्स हैं इक्वल M3। तो अभी आप समझो कॉइन करेंसी विद पब्लिक जीरो, जिसके भी हाथ में पैसा आता है वो बैंक में डिपॉजिट करता है, 1 रुपया अपने हाथ में वो कैश में नहीं रखता है। इन दिस केस व्हाट विल हैपन? M3 का जवाब क्या आएगा? M3 इक्वल कॉइन करेंसी विद पब्लिक, TU कितना है? जीरो प्लस सभी प्रकार की डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। तो बस उतना ही, आप सिर्फ आपको डिपॉजिट या तो काउंट करना है, क्योंकि कॉइन करेंसी तो कोई रखता नहीं अपने पास, सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट है। तो M3 की क्या वैल्यू होगी? M3 की वैल्यू होगी कि सभी बैंक खातों में जितना पैसा डिपॉजिट है उन सबका प्लस 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 करना शुरू करो, तो हमें मिल जाएगा M3। यानी कि हमें ये जो पिंक कलर का मैंने बॉक्स बनाया है उसमें डिपॉजिट में जितना पैसा पड़ा है वो सबका सिग्मा यानी कि समेशन यानी कि एडिशन करोगे, तो आपको जो जवाब मिले वो M3 हो जाना चाहिए। गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। ये बात ऐसी है, कॉइन करेंसी पब्लिक जीरो, तो फिर जो भी टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, उसमें जितना पैसा पड़ा इधर, जो भी 100 पड़ा पहले बैंक में, 90 पड़ा दूसरे बैंक में, 80 पड़ा तीसरे बैंक में, तो अब आप कहते हैं कि M3 क्या है? M3 इक्वल्स TU प्लस TD प्लस DD बराबर, तो क्योंकि ये तो 0 0 0 है तो इन सबका प्लस करोगे तो जो भी जवाब आए इधर, मतलब कि जवाब इसका करेंगे सिग्मा या समेशन दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये जो जवाब आया वो क्या है? M3। यानी हम सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट देख रहे हैं, क्योंकि अपनी केस स्टडी में क्या है कि जनता ने हाथ में कैश नहीं रखा, सब कुछ बैंक में डाला है। तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द डिपॉजिट्स।
अब हमें जवाब निकालना है कि 30 + 30 + 30 करोगे तो टोटल आंसर क्या आता है। तो अगर हम लोग एक्सेल फाइल में एक सीरीज बनाए कि पहली बैंक में 90 है, दूसरी पहली बैंक में 100 है, सेकंड में 90 है, तीसरे में 81, 10% के रेट पे कम हो रहा है। तो अभी सीरीज बनाओगे तो लगभग 75 नंबर के बैंक पे आओगे तो 0.04 रुपए उधर डिपॉजिट हुए होंगे क्योंकि हर स्टेज पे लॉक हो रहा है। मतलब 1 से लेके 75 बैंक में अगर कंटीन्यूअसली ज़िग-ज़ैग डिपॉजिट लोन चलता रहे और फिर हम सारे डिपॉजिट्स का एडिशन करें, सम करें, तो जब क्या 100 + 90 + 81 करते-करते इसका जवाब आएगा 999.63। एप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं कि 1000 है। यानी कि अगर 10% सीआरआर है और अगर 75 बैंक्स तक डिपॉजिट लोन की एक्टिविटी चलती है तो आरबीआई ने जो M0 कितना चाहा था 100 और सामने M3 कितना हो गया 1000। तो ये हमने एक सीरीज बना दी। तो हमारा जवाब क्या आया? देखिए, ये आसान मैंने एग्जांपल, ये 10% है और 100 का 1000 हो रहा है वगैरह वगैरह। एनसीईआरटी ने कसम क्या खाई है कि नहीं कोई समझ जाए तो फिर पाप लग जाएगा। तो वो अज्यूम करेंगे h है, फिर h/2 है, फिर 0.8 h/4 है, करते मतलब सीधा वही खिलाम खाना, ये ऐसे खिलाएंगे। फिर कहते हैं लोग बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर सकते। आपको कुछ तो आलसी हैं इसलिए पास नहीं करते, तो कुछ तो इसलिए कि उनको समझाने के लिए तुमने किताब ही ठीक नहीं लिखी। एनीवेज हमें ये बहुत लोड इसका नहीं लेना है। कुल मिलाकर बात क्या समझी हमने कि ये सब खेल करने के कारण आरबीआई ने जो नोट छापा था कितना M0 100, उसके सामने मनी सप्लाई कितना हो गया M3 1000। तो ये दोनों को डिवाइड कर दो हमको क्या मिलता है? मनी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 100 10x, 10 गुना पैसा हो गया, 10 गुना पैसा हो गया। सो दैट इज मनी मल्टीप्लायर। इसकी फॉर्मूला क्या है? द स्टॉक ऑफ टोटल मनी, वो एनसीईआरटी बोलता है M3 मान लो उसे, एंड द स्टॉक ऑफ हाई पावर मनी या रिजर्व मनी, मतलब आरबीआई ने जो छापा जिसको बोलते हैं N0, M3 डिवाइड बाय M0 इक्वल मनी मल्टीप्लायर। अब ये तो मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए डिपॉजिट लोन ऐसा बोला। टेक्निकली इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्शनल रिजर्व, क्योंकि 10% लॉक हो रहा है। उसके चलते जो बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन की जो एक्टिविटी आगे बढ़ रही है एंड इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसके चलते जो गुणक प्रभाव हो रहा है वो चीज हमने 5-10 मिनट अभी पढ़ी। जो भी समझे इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल रिजर्व एंड क्रेडिट क्रिएशन की पूरी सिस्टम है। भाई ये मोहम्मद इधर डॉट डॉट करके आप ये सब चैट बॉक्स को स्पैम मत करो, नहीं तो फिर मुझे रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। रिपोर्ट में डालेंगे फिर वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो ये के बारे में बोलूंगा, फिर जो भी अब दिखा तो फिर ये आपके साथ हो सकता है। हाँ, तो हम बता रहे थे चैट बॉक्स में आप छोड़ो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। दिस इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पहले से आता है, रिवीजन के लिए बैठे तो चुप बैठिए, दूसरों को पढ़ने दीजिए। तो दूसरे पढ़ रहे हैं उनको भी मैं कि आप फोकस करो इधर चैट बॉक्स पे। फर्स्ट ऑल टेलिंग अबाउट दिस मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इसे आरबीआई मतलब मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल कर सकती है? 100 का नोट छापा है और आरबीआई बोला कि नहीं मार्केट के अंदर पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पब्लिक के शॉपिंग करी है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई है। आरबीआई क्या कर सकती है? आरबीआई ये कहे कि जो सीआरआर अपना है कितना 10%, तो उसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 20%। तो मनी सप्लाई रिड्यूस करना है, आरबीआई ने क्या करना चाहिए? सीआरआर बढ़ा देगा ताकि बहुत सारा पैसा लॉक हो जाएगा, बैंकों के पास लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इसे हम समझते हैं। वैसी बात है, लेट मी ज़ूम इन। एक नोट छापा है आरबीआई ने 100 का एंड सीआरआर इज 20%। तब क्या होगा? पहली बैंक में तो 100 डिपॉजिट होगा, सीआरआर 20 रुपये लॉक हो गया, लोन में वो घुमाएगा बाकी का 80 रुपये, वो सेकंड बैंक में जाएगा 80 रुपये, वहां भी वापस 20% के नाम पे 16 रुपये लॉक हो जाएंगे, तो बाकी 64 आगे लोन में दिए जाएंगे। तो अब क्या मनी मल्टीप्लाई तो होगा अपन पहले जितना बढ़ चढ़ के, नॉट इन सच मैग्निफिसेंट एंड लार्ज अमाउंट, वो क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पर भी जब आप एक्सेल शीट में पूरा बनाओगे तो पता चले जब सीआरआर होता है 20%, तो आरबीआई ने स्टॉक ऑफ हाई पावर मनी M0 कितना 100 छापा था और ये सब बैंकों के अंदर टोटल डिपॉजिट कितना हुआ वो सब निकालो, मनी सप्लाई M3 तो वो आता है 500। अब इन दोनों को डिवाइड करो, M3 डिवाइड बाय M0, 500 डिवाइड बाय 100 तो जाएगा 5 टाइम्स। यानी हम ये कहते हैं कि अगर 20% रिजर्व है या सीआरआर है तो बैंकिंग सिस्टम उसमें 100 रुपये में से 500 रुपये जनरेट कर सकती है, मतलब 5 गुना पैसा बढ़ सकता है अगर सीआरआर 20% है। तो ये हर एक स्टेज पे अगर आप ज्यादा सीआरआर इंक्रीज करोगे तो पैसा लॉक होते रहेगा। तो ये ऐसी बात है कि जब 10% सीआरआर था तो 1000 रुपये बन गए 100 में से 10x टाइम हो गया, लेकिन जब 20% सीआरआर है तो 100 के सामने 500 रुपये हो गए, मतलब 5x टाइम ही होगा। तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। अब इसका हम टेबल बनाते हैं। अगर 10% है तो हम ये कह सकते हैं कि 10 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर भी 0 0 कट करो तो ये क्या 1 डिवाइड बाय 10, मतलब 10% जो परसेंटेज में था मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया कि इसको 1/10 बोल सकते हैं। अब एनसीईआरटी ऐसा कहता है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो है 8% तो वो 1/r न्यू मनी या इतना उसका मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट हो सकता है। समझते हैं? सपोज सीआरआर इक्वल्स 10%, तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? एनसीईआरटी क्या कहता है कि अगर आर है तो इसका 1/r करो, ऐसा होगा। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? 1/CRR। सीआरआर कितना है? 10%। 10% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 डिवाइडेड बाय 10, जो पिछली स्लाइड में देखा, ये क्या 1 डिवाइड बाय 10। तो ये ऐसी बात हुई मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स 1/CR बराबर 1/10% बराबर 1/10% या 1/10, पिछली स्लाइड में हमने कन्वर्ट किया। तो आप जानते हैं जब ये डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी हो तो सी ऊपर चला जाएगा, बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा, तो ये कितना है 10 टाइम्स। बस तो ये एनसीईआरटी बोलता है कि अभी आर कैसी रेशियो जनरेट्स 1/r न्यू मनी, या इनवर्स रिलेशन है, ये उसकी कहने की तो बात है। इसे हम और बेहतर करें कि 10% है तो मतलब 1/10 है, तो इस कारण से मनी मल्टीप्लाई 10 टाइम्स, क्योंकि वो जो बेसमेंट में 10 पड़ा है वो मैथ्स के नियम के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो उस हिसाब से 20% सीआरआर है तो कितना मनी मल्टीप्लाई होगा? 20% है तो मतलब 20 क्या होता है? 20 डिवाइड बाय 100, तो 20 5 100 तो 1/5, तो 20 इज 1/5। तो यानी सीआरआर अगर 20 है तो मनी मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 टाइम्स होगा, क्योंकि 1/1/5 तो 5 ऊपर चलेगा 5 टाइम्स। तो फिर 100% होगा सीआरआर, तब क्या होगा? मतलब सारा पैसा लॉक कर देना है, कोई पैसा आगे लोन में नहीं घुमाना है। तो वो तो ऐसी बात होगी कि 100% मीन्स व्हाट? 100 डिवाइड बाय 100, ये तो ये खा गया बस। तो 1/CRR करोगे तो 1/1/1 करके वो नहीं रहेगा, तो वो सिर्फ 1x ही रहेगा। इसका मतलब कि अगर सीआरआर 100% कर दिया तो सारा पैसा पहली बैंक में जाके लॉक हो जाएगा, आगे डिपॉजिट लोन में घूम नहीं पाएगा। तो वैसी बात है। लेट मी गो बैक। अदानी वाला केस हमने देखा, मान लो आरबीआई ने चाहे 100 रुपीज मृणाल को दी, मृणाल ने एसबीआई में डिपॉजिट किया और आरबीआई ने बोला रुको इधर अभी 100% सीआरआर है, तो इसका मतलब तो सारा पैसा इधर ही लॉक हो जाएगा, इसके आगे लोन में किसी को जा ही नहीं पाएगा। तो ना इधर अदानी को लोन मिलेगा, ना उसके वर्कर्स को सैलरी मिलेगी, ना बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई पैसा जाएगा। तो इस केस में मनी मल्टीप्लायर आप गिने बैठे M3 कितना होगा? कॉइन करेंसी पब्लिक जीरो, मृणाल के पास सिर्फ 100 रुपए थे जो बैंक में पड़े और आरबीआई जनरेट भी कितने किए थे? 100 रुपए। तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? M3 डिवाइड बाय M0 1x 100 डिवाइड बाय 100। तो याद रखना है अगर सीआरआर 100% होगा
तो मनी मल्टीप्लायर 1x होगा, क्योंकि पहली बैंक से आगे वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा पैसा पहली बैंक पे जाके सीआरआर में लॉक हो जाएगा। तो पहले तो आप इस टेबल को दिमाग में उतारिए, आई गिव यू 30 सेकंड्स। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, सीआरआर इक्वल जब 100% होगा तो मतलब मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या थी, 1 अपॉन सीआरआर होगा, आरबीआई एनसीईआरटी ने कहा 1 अपॉन 100%, तो 100% होता है 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 यानी 1 एक्चुअली पहले बैंक में लॉक हो जाएगा, मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब कि स्टेट बैंक में जो पैसा आया वो आगे तो जाएगा नहीं, स्टेट बैंक किसी को लोन में दे नहीं सकता। अब ये इंडियन इकोनॉमी है, जो नीचे बैन है वो इंडियन इकोनॉमी है, तो वो क्या करे, वो मर जाए, क्योंकि लोन ही नहीं जाएगा तो फिर समझो आप कार कैसे खरीदोगे, तो टाटा नई कार क्यों बनाएंगे, तो वो किसी को जॉब पे क्यों रखेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी तो मरी जानी चाहिए फिर, अगर 100% सीआरआर रखा तो लोन नहीं मिले तो मैं क्या करूं, मर जाऊं, तो सीधी सी बात है, मरी जाएगी फिर तो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर प्रॉपर वर्ड इज इंडियन इकोनॉमी विल बिकम नॉन फंक्शनल इफ सीआरआर इज 100%। आगे नहीं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बात चल जाएगा अपने को, तो नो सीआरआर शुड नॉट बी 100%, तो नहीं रखना चाहिए, वरना पैसा लोगे तो बैंक खोलेगा भी क्या मतलब है, अगर सारे पैसा लॉक करवाना है तो रिजर्व बैंक हमेशा क्या कोशिश करेगा कि सीआरआर शुड बी केप्ट लेस देन 100%। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 4%, याद रखना है, जो रियल लाइफ है, जो फंक्शनल इकोनॉमी है, जो अर्थतंत्र जिंदा है, तो वो जिंदा इसका मतलब कि सीआरआर उसमें 100% तो नहीं रखा होगा, 100 से कम रखा होगा। आसान सी बात है, आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, इसको उतारो दिमाग में। कुछ दम नहीं है टॉपिक में, एकदम आसान कॉमन सेंस की बातें इसमें, ये कॉम्प्लेक्स किया है सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, उसका नाम है एनसीईआरटी, क्योंकि पैराग्राफ में ऐसा सब्जेक्ट लिखा है कि वो खुद ही समझ रहा है, बाकी किसी को तो वो समझ आ ही नहीं। अदरवाइज इट्स सिंपल भाई, ओके कॉमन सेंस भाई, 100% का लॉक इंडियन इकोनॉमी चलेगी नहीं, हमेशा 100 से कम ही रखेगा। तो सीआरआर कितना है, सीआरआर है 4%, और 4% सीआरआर है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए, बनाओ भाई, 4% है तो इसका मतलब क्या, 4 डिवाइड बाय 100, और 25 से आप भागाकार करते हैं तो क्या होता है 1/25, तो इसका मतलब क्या है, वो 1/1/25, तो 25 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इन दिस केस व्हाट शुड हैपन, 1 अपॉन सीआरआर के हिसाब से 1/4%, तो मतलब 1/1/25 यानी 25 टाइम्स ये मनी मल्टीप्लायर हो जाना चाहिए। तो 25 टाइम्स क्या है, 25 वो 1 से तो बड़ा ही है, ग्रेटर देन 1 ही है, तो 25 से मतलब क्या, मनी मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 25 है तो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि जब भी सीआरआर 100 से कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर 1 से ज्यादा होगा, ये सी बात है। इधर देखो, अगर सीआरआर 100% है तो मनी मल्टीप्लायर है 1x, अगर वो 100 से आप कम कर दो, मान लीजिए 4% कर दो, तो कितना होगा 25 टाइम्स, यानी जब भी 100 नहीं होगा, 100 से छोटी रकम होगी सीआरआर परसेंटेज की, तो ये हमेशा इट विल बी हाई, इट विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इनका उल्टा रिलेशन है, तो उस कारण से हमेशा बड़ा ही रहेगा। कल तो एक बार फिर से इसको बनाना अपने हाथ से टेबल, इट विल मेक सेंस टू यू, दोनों का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल गेम चल रहा है। अब प्रश्न ये होता है कि अच्छा ठीक है सीआरआर 4% है, तो क्या इसका मतलब असल जीवन में मनी मल्टीप्लायर 25 टाइम्स है क्या, जवाब नहीं है। तो ऐसा आप अगर गाड़ी खरीदो, वो क्या आपको कि 20 किलोमीटर पर आवर की माइलेज, उसकी 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है, तो क्या असल जिंदगी में 20 किलोमीटर चलने 15-10 में खत्म हो जाएगा पेट्रोल, सेम हियर, रियल लाइफ में ये नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये 2018 का डेटा है, ई एम जीरो था इतना 23,398 बिलियन रुपीज एम जीरो है, और सामने एम थ्री कितना है, 1,36,000 बिलियन रुपीज है। अब यहाँ मल्टीप्लाई तो दिखता है, इसके सामने ये बड़ा है, कितना बड़ा है, तो एम थ्री डिवाइड बाई एम जीरो कर, तो जवाब ओके 1,36,000 बिलियन रुपीज डिवाइड बाई एम जीरो, ये 23,000 बिलियन रुपीज, तो जवाब आता है करीब 5 to 6 के बीच में आता है, और ये पिछले कई सालों से 5 to 6 के बीच में ही चल रहा है, मतलब रियल लाइफ में 25 तो नहीं है, वो 5 या 6 के आसपास ही चलता है। प्रश्न ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आरबीआई ने 100 रुपये छापे, वो किसी बैंक में डिपॉजिट होने चाहिए, आगे लोन में घूमने चाहिए, फिर वापस डिपॉजिट होना, फिर लोन में जाना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये पैसा डिपॉजिट किया और फिर आगे ये चलते चलते जय विराट कोहली को उसने किसी ज्वेलर को दिया, पर ज्वेलर ने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, या सपोज आपने एक बुक खरीदी ऑफलाइन शॉपकीपर से, लेकिन वो शॉपकीपर ने पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, अपने पास कैश रखा कि बैंक में डालूंगा, ये जीएसटी इनकम टैक्स वाले सवाल पूछने आएंगे, तो फिर मनी मल्टीप्लायर ग्रो नहीं होगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर ग्रो होने की शर्त क्या है, बैंकों में पैसा घूमते रहना चाहिए। यस, सो इफ सीआरआर इज 4% देन व्हाई मनी मल्टीप्लायर इज नॉट 25 टाइम्स, व्हाई इट इज हार्डली 5 to 6 टाइम्स, क्यों ऐसा, क्योंकि वैसे भाई जो कार कंपनी है वो अपने फैक्ट्री के अंदर टेस्ट करेगी 20 किलोमीटर का एवरेज आएगा, क्योंकि उस पर ना उसको ट्रैफिक परेशान करेगा, ना ड्राइवर्स उसको परेशान करेगी, ना उसको विंड या एकदम ऊबड़ खाबड़ रोड परेशान करेंगे, तो स्मूथ ही चलेगा। ये लाइफ में क्या बात आएगी, क्या हर एक आदमी सारा पैसा बैंक में रखता है, जावे नहीं, बहुत सारे लोग आजकल जिनको कर चोरी करनी है, टैक्स नहीं बनना है, तो वो सब कैश में छुपा के रखेंगे, जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी, जिसके बारे में सेकंड लेवल में और पढ़ेंगे। तो मनी इज नॉट डिपॉजिट इन द बैंक, देन द मनी मल्टीप्लायर विल नॉट ग्रो। सेकंड, क्या हर आदमी का बैंक खाता है, पता चले बहुत सारे छोटे छोटे गांव में लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, और बैंक अकाउंट है तो भी उसमें पैसा डिपॉजिट नहीं करते अलग अलग कारणों से, तो सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन नहीं हुआ है। तीसरा, क्या एक आदमी ने पैसा डिपॉजिट किया तो फिर क्या वो लास्ट बैंक तक जाएगा, क्योंकि हमारी सीरीज में क्या था 75 बैंक्स में घूमना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम इफेक्ट आता है, तो इतना तो डीप बैंकिंग नेटवर्क नहीं है, और वो तो भी सारा पैसा तो बैंक में कोई रखने वाला नहीं है। सीआरआर में पैसा लॉक किया उसके बाद क्या बैंकर इमीडिएटली लोन में पैसा दे सकता है, क्या इमीडिएटली कस्टमर मिलता है, नहीं भाई, उसको बहुत सारा स्पैम करना पड़ता है, टेलीमार्केटिंग, एसएमएस स्पैम, ईमेल स्पैम, ये भी कोई लोन लेने ना ऐसा हो सकता है। तो ये सब कारणों के चलते रियल लाइफ में मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना थियरी बोलती है। तो अभी ये कितना चलता है, अराउंड 5 टाइम्स चलता है, एक जमाने में ये 3x ही था, देखिए ये जो 80s का जमाना है, ये 3 के आसपास चल रहा है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उस जमाने में हम बात करें 1980s की, बैंकिंग गांव गांव तक पहुंचा नहीं था, जो बैंक खुले तो भी लोग इतने गरीब थे कि बैंक में पैसा सेव कर सके उतनी उसकी कमाई नहीं थी, प्राइवेट बिजनेसमैन भी कम ही थे। हम लोग आगे पिलर 4 में देखेंगे कि उस जमाने में लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज था, जिसके चलते बिजनेसमैन को कोई भी बिजनेस खोलना हो तो ये सब मिनिस्टरों को सब आप लाइसेंस लेने जाना पड़े, उसको करप्शन में पैसा देना पड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो बिजनेस भी इतने ग्रो नहीं हुए थे कि वो रोज आके लोन लेने बैंक के पास खड़े हो जाए। तो ये सब के कारण आप पाते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इज हार्डली 3 टाइम्स, इट इज नॉट 5 टाइम्स ऑल्सो। फिर आप पाते धीरे धीरे हम ये जो 90s में जाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करके 4.5 के आसपास जा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि तब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह को बैंक खोलने की छूट मिली। तो फिर वो नए-नए ब्रांच खोलेंगे, जो भी मार्केटिंग वगैरह करके जनता का पैसा वो बैंक डिपॉजिट में लाएँगे, आगे लोन में घुमाएँगे, तो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इंप्रूव होगा। दूसरा, इसी एलपीजी रिफॉर्म के चलते इन्फोसिस, टीसीएस, आईटी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, कॉल सेंटर ये सब जॉब 90s में शुरू होते हैं। तो अब एक मिडिल क्लास उभर के आता है, जिसको सैलरी मिल रही है, बैंक में डिपॉजिट हो रही है, वो खुद भी लोन ले रहा है कुछ गाड़ी स्कूटर खरीदने के लिए, तो डिपॉजिट लोन की एक्टिविटी थोड़ी गहरी होती है। इस कारण से भी ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो पहले 80s में 3x था ये मनी मल्टीप्लायर, बढ़ के अब हो गया 4x, करते-करते ये और आगे बढ़ जाता है, 6.5x हो जाता है। उसके बाद ये वापस गिरा है, अराउंड 2017 टू 19, मतलब कोरोना से भी पहले, क्योंकि कोरोना से भी पहले अपने देश में 17, 18, 19 में धीरे-धीरे मंदी चल रही थी, स्लो डाउन चल रहा था, लोग कार्स नहीं खरीद रहे थे। मारुति कंपनी ने 4000 लोगों को कार फैक्ट्री से निकाल दिया था, तो इसका मतलब क्या, कोई कार लोन लेने नहीं आ रहा है, गूगल का जॉब चला गया तो वो भी बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहा है, तो ये जो डिपॉजिट लोन वाली एक्टिविटी है वो रुक गई होगी। तो आप पाते हैं कि आखिरी स्टेज पे ये थोड़ा गिरा है, ये दिस लास्ट लाइन हियर ये गिरा है। तो यहाँ तक तो हमने देखा मनी मल्टीप्लायर अप टू 2019। उसके बाद कोरोना और कोरोना के बाद और चीजें होती हैं, उसे भी हम समझेंगे, पर वो फिर वापस लंबा टॉपिक चलेगा, तो फ्रेश माइंड से करना बेहतर है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक 5 मिनट और पढ़ लेते हैं ताकि फ्लो में टॉपिक इसको खत्म करें, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। एक फॉर्मूला याद रखनी है एसटीडी सी सेट के लिए, स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इक्वल्स व्हाट, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो उसी प्रकार मनी मल्टीप्लायर क्या है कि m3 डिवाइड बाय m0। अब आप सोचिए, मैं अगर स्पीड की बात करूँ, कोई बोट है पुराने जमाने की, उसमें वो सेल क्लॉथ लगा होता है, उस पे जैसे जैसे पवन पीछे से जाएगा बोट तेजी से आगे भागेगी। अगर विंड यानी पवन कम है तो बोट की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो विंड कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बोट स्पीड, करेक्ट। उसी लॉजिक पे यहाँ जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी फॉर्मूला तो यही है m3 डिवाइड बाय m0, लेकिन उसके पीछे जो विंड का काम करता है वो क्या है, सीआरआर है। तो आगे चाबुक चाबुक चलाए अपना हंटर चलाए, सीआरआर को इंक्रीज डिक्रीज करे, तो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। जस्ट लाइक विंड कैन अफेक्ट द स्पीड, सीआरआर कैन अफेक्ट द मनी मल्टीप्लायर। समझो कि इधर लोग इसी में फंसे रहते हैं कि भाई अगर m3 डिवाइड बाय m0 है मनी मल्टीप्लायर, तो सीआरआर का इससे रिलेशन कैसे बन गया। वो ऐसी बात है कि अगर स्पीड का मतलब है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, तो विंड का क्या रिश्ता बन गया, विंड उसको असर करता है। तो फॉर्मूला एक चीज है, उसपे प्रभाव डालने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक है, वो अलग चीज है। और थिंग, ये जो बोट की स्पीड है उसमें सिर्फ विंड अफेक्ट करता है, हाँ उसके अलावा और भी चीजें अफेक्ट करती है कि बोट में कितना कार्गो भरा है। ज्यादा माल सामान भरा है तो धीमा ही चलेगी, भले वहां पर पवन बहुत फास्ट रहता। ये जो इसके ऊपर सेल क्लॉथ यानी कपड़ा लगाया है, वो बड़ी साइज का होगा तो पवन ज्यादा धक्का मार पाएगा, वो हाथ रुमाल के हैंडकर की साइज का होगा तो फिर धक्का नहीं लग पाएगा। तो साइज ऑफ द सेल क्लॉथ विल आल्सो मैटर। सिमिलरली यहाँ पर आप समझिए मनी मल्टीप्लायर, इनकम एंड सेविंग ऑफ द पब्लिक विल आल्सो मैटर। कपड़ा है उस हिसाब से पैर फैलाने चाहिए। सिमिलरली पैसा अगर जनता बचाएगी बैंक में, आगे कोई लोन लेगा तभी वो ग्रो करेगा, हवा में तो ग्रो नहीं। अब सब लोग एकदम कंजूस हो, सब लोग कुछ कमाते नहीं हो, वैसे घर बैठे रहते हो, तो फिर ग्रो नहीं हो सकता। दूसरा फैक्टर क्या, बैंकिंग पेनिट्रेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन। गांव तक सबके पास बैंक खाते होने चाहिए, उसमें पैसा जमा होना चाहिए, इसको हम कहते हैं बैंकिंग फाइनेंस इंक्लूजन। तीसरा, डिपॉजिट लोन एक्टिविटीज, डिपॉजिट से आगे लोन में पैसा जाना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, विजय माल्या अपना पैसा लेके बाहर भाग नहीं जाना चाहिए, साइकिल चलती रहनी चाहिए। बैंकर किसी को टेलीमार्केटिंग और एसएमएस फॉर्म भेजे तो जवाब में उसने बकरा बनना चाहिए, लोन उसे लेना चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज भी असर करती है। ये 30 सेकंड के बाद दिमाग में होता है, मतलब फॉर्मूला इतना है तो बाकी चीज कैसे ऐड हो गई, ऐसा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मंथन करो इस पे 30 सेकंड। राइट, इसके बाद और टॉपिक ये आएंगे कि कोरोना में सीन क्या बना, कोरोना के बाद क्या सीन बना, वो ग्राफ भी पढ़ने पर सुकून से पढ़ते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप एक सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, इस पे आप सोच विचार करिए, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। मैं आपको हिंट देके जाता हूँ, ये पूछा है एग्रीगेट मनी सप्लाई, वो बेसिकली आंसर पूछ रहा है। टेन मोर मिनट्स, इट इज आस्किंग यू M3।
1 more minute. हाँ, तो आपको क्या लगता है अगर पैसा उसके खाते से विड्रॉ कर लिया तो मनी सप्लाई M3 क्या होगा? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। सहेली, सूर्या, अविनेश, नफीसा, अमन, मानसी, वेद, कुमार, नितेश, अनिल, अर्पिता, अमन, आरुषि, सखी, रेणुबा, प्रिंस, गौरव, प्रीति, राजेश्वर, खुशवंत, हर्षिता, शदाब, मनीष, शिवानी, अभिजीत, खुशी, अकबर, ऋषि, जलेश, मुक्ता, हर्ष, कमल, रफी, स्वदेश, शुभम, ममता, हेमंत, ईशा, आयुष, नोमेश, मानवी, केशव, नदर करेक्ट आंसर। देखिए नीचे जो एबीसी वोटिंग लाइन है उसमें आप टिक करो, वो सिस्टम मुझे अलग से दिखाता है, मैं उनके नाम बोला। नाउ द आंसर इज दिस। सुबह 7 बजे हमने फोटो खींचा कि मेरे पास मान लो कि 100 रुपीज थे, कॉइन करेंसी पब्लिक वगैरह, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ऐसे सब खेल चले बराबर। तो सपोज मॉर्निंग 10 AM में कॉइन करेंसी पब्लिक का जीरो, बैंकों में मान लीजिए जो भी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट बोल के लाख रुपए पड़े थे, तो एंट्री टोटल क्या होगा? 1 लाख रुपये। अब 10 बज के 1 मिनट पे मैं गया स्टेट बैंक में और उन्होंने अभी लंच ब्रेक शुरू होगा पर मैं का 1 मिनट है तो अभी तो उन्होंने पैसा विड्रॉ करने दिया। तो नाउ मेरा ही पैसा कैश में आ गया 1 लाख रुपीज और बैंक में डिपॉजिट कितना बचा? जीरो। अब एंट्री कितना है? कॉइन करेंसी पब्लिक प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट, तो ये भी 1 लाख है। तो 10 बजे भी 1 लाख था, 10 बज के 1 मिनट पर मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया तो भी 1 लाख रुपये है, क्योंकि या तो पैसा इधर है नहीं तो उधर है, हमें तो फोटो खींचना था, फॉर्मूले में डालना था, जवाब तो एक ही है। तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? इट विल रिमेन अनचेंज, टोटल मनी सप्लाई M3 विल रिमेन अनचेंज। हाँ, तो एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब क्या? वो M3 पूछा है आपको। इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? टू लिव इट अनचेंज, कोई फर्क नहीं आएगा इमीडिएटली, क्योंकि वहां से इधर आया तो फॉर्मूला ऐसे ही सेम टू सेम ही रहता है सर। नाउ कुछ लोग ये कहेंगे पर लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट होगा कि तुम बोले 10 बज के की जगह 10 बज के 1 मिनट पे, तो मान लिया कि सेम टू सेम रहेगा क्योंकि वो डिपॉजिट का पैसा इधर है तो टोटल तो सेम आता है। व्हाट आफ्टर 5 डेज, व्हाट आफ्टर 20 ईयर्स? तो जब इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, क्योंकि अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया फिर मैं किसी को पेमेंट करूं, वो वाला आदमी डिपॉजिट करे कहीं पर बैंक में फिर लोन में तो की बात है। पर मान लीजिए मैं पैसा विड्रॉ करूं लाख रुपए, मैं किसी कोचिंग क्लास को फीस दूं दिल्ली में कैश में और वो कहीं मैं बैंक में जमा नहीं करूंगा, वरना जीएसटी और इनकम टैक्स ऑफिसर सवाल पूछने आ जाएंगे, तो मैं इसको तकिए के नीचे छुपा के रखता हूं, तो फिर तो आगे घुमा ही नहीं, तो फिर तो मनी मल्टीप्लायर इंप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। इसलिए देखिए एग्जामिनर भी चालाक था, वो चालाक था, उसने क्या स्पेसिफिक पूछा, व्हाट विल बी द इमीडिएट इंपैक्ट, ताकि कोई डिबेट को स्कोप ही नहीं रहे, अवकाश ही नहीं रहे, क्योंकि इमीडिएट क्या लिमिट अनचेंज। खैर आगे बढ़ते हैं, हमें समझना था मनी मल्टीप्लायर। और मैंने आपको बताया कि ठीक है M3 डिवाइड बाय M0 मनी मल्टीप्लायर, लेकिन उसके ऊपर सीआरआर भी असर करता है, जनता की इनकम, सेविंग, बैंकिंग पेनिट्रेशन, डिपॉजिट लैंडिंग एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें और भी असर करती है। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये का नोट आरबीआई ने क्या बोला, मैं विड्रॉ करता हूँ, तो आपको करना क्या था कि 2000 रुपये का नोट लेके जाओ स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक कहीं पर, तो वो आपको एक्सचेंज करके देते, 200 के 10 नोट्स दे देते, तो आपके पास ये ऑप्शन था कि पैसा एक्सचेंज करा के वापस कैश घर पे लेके आओ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपने बैंक सेविंग अकाउंट में वो 2000 का जो कैश है वो डिपॉजिट कर देंगे, बदलवा के नए नोट घर नहीं लाएंगे। ये मे नॉट विड्रॉ इन मोस्ट केसेस, क्योंकि इतना सारा पैसा घर लाके भी क्या करना है, और आए उधर। अब आप समझो कि जिन जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज किया कि 2000 का नोट विड्रॉ हुआ है, वो बैंक में गए, जमा किया अपने बैंक अकाउंट में, बैलेंस में वो ऐड करवा दिया, एक्सचेंज करके घर वापस नहीं लाए, तो बैंकों का डिपॉजिट बढ़ गया, तो वो लोन में घुमाएंगे, फिर दूसरे बैंक में जाकर डिपॉजिट, लोन डिपॉजिट, तो ये तो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करेगा। यानी कि विड्रॉवल ऑफ द 2000 रुपी नोट्स वुड इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर, ऐसा हमको मान लेना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा बोला, जो सरकार का डॉक्यूमेंट आता है उसने ऐसा बोला। तो ये जो 2022 के अंदर 2022 का ग्राफ है उसमें आप आएंगे, मनी मल्टीप्लायर पहले था 5.2, वो बढ़ के हो गया 5.4, मतलब इंक्रीज हुआ। और उसके 3 कारण बताएं इकोनॉमिक सर्वे ने। पहला कि क्योंकि 2000 के बैंक विड्रॉ किए गए तो जनता ने बैंकों में डिपॉजिट किए, पर बाद में एक्सचेंज करके कैश घर पे नहीं लाई, तो डिपॉजिट बढ़ गया, डिपॉजिट बढ़ते हैं तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है, वो हमने देखा। दूसरा रीजन उसने बताया कि देखो एचडीएफसी पहले 2 अलग संस्थाएं थी, एक एचडीएफसी जो बैंक है, दूसरा एचडीएफसी जो होम लोन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का काम करता था, बाद में इन दोनों का मर्जर हो गया, दोनों एक हो गए। जैसे ये एयर इंडिया और विस्तारा एक होके सेम फ्लाइट, अब से सबको एयर इंडिया ही बोलेंगे, इससे क्या मल्टीपल उनके प्लेन बढ़ गए, तो वो ज्यादा ट्रिप मार सकते हैं, उनके पायलट एयर होस्टेस सब बढ़ गए, तो स्वाभाविक उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो उसी तरह ये जो एचडीएफसी बैंक और एनबीएफसी का मर्जर हुआ, उससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई, तो जो भी पहले से ज्यादा उनका मार्केटिंग बजट सब वो लगा देंगे इसमें, डिपॉजिट लोन एक्टिविटी करेंगे, तो डिपॉजिट लोन एक्टिविटी इंप्रूव हुई, ये भी एक कारण है कि मनी मल्टीप्लायर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ये इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, तो हमने कबूल करना है, कबूल करना है। कुछ लोग झंडा उठाते हैं कि नहीं, दो हिंदू बिजनेस लाइन के अंदर वो तो बोल रहे हैं एचडीएफसी मर्जर हैज नॉट हेल्प इन द बैंकिंग एक्टिविटीज, तो भाई बोलने दो, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, तो अब क्योंकि ये छापा गया इकोनॉमिक सर्वे, तो जो एमसीक्यू बनाएगा यूपीएससी का प्रोफेसर वो क्या करेगा, वो 3-4 स्टेटमेंट उतार है, इसमें सही गलत ढूंढो, तो देन दिस इज आंसर। ये बात सही है, बाद में 7 दिन में कंप्लेन कर सकते हैं वगैरह, अपन वो लोग क्यों लेना, जब अपने पास है तो रख के जाओ ना, किसी और को कंप्लेन करने दो। तुमसे अपने पेट को पिंच करते हो, टीमटी काटते हो, मेरा पेट दर्द कर रहा है पेट पे, तो क्यों टीमटी काट रहे हो? व्हाई क्रिएट ट्रबल फॉर योरसेल्फ, एक्सेप्ट एंड आगे बढ़ो। और उस जमाने में क्योंकि बैंकों में 2000 के ये सब नोट्स का सब गेम चला पहले, बैंकर ये सोच रहे थे कि जनता की हम और डिपॉजिट अट्रैक्ट करते हैं ताकि आगे लोन में और पैसा हमको घुमाना है। तो पहले एक जमाने में मान लो 4% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, अभी वो 5% करने लगे, तो फिर जनता क्या सोचे कि क्योंकि बैंक में बचत पे ज्यादा ब्याज दर वो दे रहे हैं, तो मैं पहले से ज्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, अपने हाथ में कैश कम रखूंगा। तो ये कारणों के चलते यू फाइंड दैट मनी मल्टीप्लायर इंप्रूव, ये एक बात हुई। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो बैटमैन की मूवी में बेन या बेल या कुछ नाम का एक बदमाश है, वैसा कि उसके पास ऐसा टैंक में सब केमिकल या स्टीरॉइड भरा है, वो जैसे ही बटन दबाए वो उसके शरीर में आ जाता है, तो एकदम बाहुबली बन जाता है। और जैसे वो ऐसा खोल दे तो सारा केमिकल हवा निकल जाती है, तो वो वापस एकदम सिंगल पसली हो जाता है। मनी मल्टीप्लायर का भी ऐसा ही है, सपोज ये पहले 5 टाइम्स है, फिर ये हो सकता है 3 टाइम्स ही हो जाए, इसकी हवा कब निकल सकती है? अगर सीआरआर आरबीआई बढ़ा दे, क्योंकि हमने देखा उल्टा रिलेशन है, जितना सीआरआर बढ़ता है ये तो इसकी हवा निकल जाती है। तो उसी तरह जनता बैंकों से कैश विड्रॉ कर ले,
क्योंकि कैश विड्रॉ कर लेगी तो डिपॉजिट लोन वो एक्टिविटी रुक जाएगी, तो भी मनी मल्टीप्लायर की सब हवा निकल जाएगी, वो सिंगल प्रोसीड हो जाएगा। इसलिए जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 25 का, उसने ये कहा है कि जो सीआरआर है और जो कैश विड्रॉवल है, दिस टू एक्ट एज लीकेजेस इन दी मनी मल्टीप्लायर। आप ऐसे विजुअलाइज करो कि ये सब इसकी हवा निकल जाएगी और ये पुश हो जाएगा। जो पहले 5 मनी मल्टीप्लायर 3 हो सकता है अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए या फिर कैश विड्रॉवल बढ़ा दिया जाए, बिकॉज दे आर लीकेजेस टू दी मनी मल्टीप्लायर। ये याद रखना है। फिर एमसीक्यू में पूछे क्योंकि क्या प्रोफेसर ने सोचा चलो ठीक है इसके 15-18 इकोनॉमिक सवाल बनाने, एकदम इकोनॉमिक सर्वे से उठाना है, तो उठा गया ओके दिस एंड दिस हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इट, तो कबूल करना है, टिक करना है, आगे बढ़ो। फिर ये इकोनॉमिक सर्वे ने वापस एक ग्राफ दे दिया। देखो 2001 से लेके ये 2024 तक का सब ग्राफ देखो, तो ऊपर नीचे ये सब चल रहा है। अब यहाँ देखिए 2016-17 के अंदर अचानक से मनी मल्टीप्लायर बढ़ गया। क्यों? उस वक्त भी वही सीन हुआ जो हमने अभी 2000 के नोट का देखा। 2016 में नोटबंदी हुई, 500,000 के नोट बैन किए गए। तो जिनके पास था आपने क्या करना था, बैंक में जाओ एक्सचेंज करा लो, या ऑप्शन 2 की बैंक में डिपॉजिट करो, एक्सचेंज मत करना, वापस आ जाना, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बहुत सारा कैश 500,000 के बैन नोट्स वाला बैंकों में डिपॉजिट हुआ, और जितना डिपॉजिट बढ़ता है तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो बैन हो गया ना, तो आपका तो कैंसिल हो गया। भाई कैंसिल नहीं हुआ, आपने अगर ईमानदारी से कमाया तो आपका बैलेंस इंक्रीज होगा, वैसा नहीं क्यों खत्म हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा आपका बैलेंस। तकलीफ किसको होगी? जिसने टैक्स नहीं भरा है। तो यस, द डिमोनेटाइजेशन हेल्प इंक्रीजिंग मनी मल्टीप्लायर, इसको भी करेक्ट है, ऐसा आपको मानना ठीक करना है, क्योंकि लेटेस्ट सर्वे के 2025 के ग्राफ में वो ऐसे ही प्रेजेंट करता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2020-21 वाला समय क्या है, ये गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो जनता क्या करेगी? जो प्रिकॉशनरी डिमांड, आप याद करो, जनता कैश में पैसा क्यों रखती है? ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड, जो कल हमने देखा था। तो क्योंकि कोरोना है लोग डर जाएंगे, तो प्रिकॉशनरी डिमांड बढ़ जाएगी, तो कैश विड्रॉ करेंगे। और अभी तो हमने देखा भाई कैश विड्रॉ करोगे तो इट एक्ट्स एज अ लीकेज। पिछली स्लाइड में हमने देखा कैश विड्रॉ किया तो मनी मल्टीप्लायर को लीक कर देता है, सिंगल पसली हो जाएगा बॉडी बिल्डर। तो यस, देन मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज्ड। तो ये भी फैक्टर है, तो ये भी याद रखना, एक्सेप्ट करना, क्यों इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है। इसके आगे पीछे सोच के जो पूछे उसमें लॉजिक लगाओ, 99% टाइम आपका सही हो जाना है। इसके भी और भी फैक्टर निकाल सकते हैं वो इस रात की सुबह ने, कि जैसे करेंसी डिपॉजिट रेशियो, कि जनता कैश में कितना रखती है और डिपॉजिट कितना करती है, तो ये भी आप लॉजिक लगाओ तो बैठ जाएगा भाई कि डिपॉजिट जितना ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर कैसा होता है। देन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ऐसा कि सीआरआर कितना है, जनता की डिपॉजिट कितनी है वो। पर उतनी उसमें जाने का कोई मुझे फायदा दिखता नहीं है। पूछे कुछ तो आपने अच्छा रिजर्व मतलब सीआरआर में विजुलाइज करो क्या होता है, लॉजिक से लगाओ तो भी जवाब हो जाने। इस पे हम लोग नहीं कहेंगे, ये कुछ ऐसा एनसीईआरटी में दिया है, पर एनसीईआरटी में भी दी हुई हर एक चीज पे दिमाग लगाना एक अच्छे ज्यादा उपयोगी नहीं। वी हैव टू आल्सो लुक एट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से मॉडल इन हमने पढ़ाई कर लिया। बस तो मनी मल्टीप्लायर टॉपिक इज ओवर। अब आगे बढ़ते हैं, AM0 क्या है? मतलब आरबीआई ने 100 रुपये जो प्रिंट किए, मृणाल को दिए, फिर आगे अदानी को लोन में गया, ये सब बराबर है। नीचे हमने जो देखा वो M3 था, तो ऊपर से आरबीआई ने प्रिंट किया वो क्या था? AM0। ये जो 100 रुपये है वो क्या है? AM0। अब इसकी फॉर्मूला समझनी है और याद रखनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अब तक हम जो बात कर रहे थे, वी आर फोकस्ड ऑन M3, डिपॉजिट लोन बढ़ रहा है वगैरह हम बात कर रहे थे। अब हम मतलब हम गंगा नदी को देख रहे थे, अब हम जाएंगे ऊपर और हिमालय में उसका जो ग्लेशियर है जहाँ से पिघल के आया पानी उसको देखते हैं, दैट इज M0। कि कितना पैसा जनरेट हुआ, क्या उसका फॉर्मूला है, ये हम पता करेंगे। मैं कहूँ कि ये A है, ये B है और ये C है। अब जो भी इसका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो C कितना होगा? सपोज 5 सेंटीमीटर। आपका इसमें क्या है वो तो हम मेजरमेंट टेप लेके गिन लेंगे ना, इसमें क्या गिनना होता है। इसका पाइथागोरस का फॉर्मूला क्यों रखना है? C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या पाइथागोरस की फॉर्मूला साबित भी क्यों करनी है जब हम मेजरमेंट टेप से नाप ही सकते हैं। यू आर राइट, पर हमको एग्जाम पास करनी है ना भाई, इसलिए हमको मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सेम वे आपके मनी सप्लाई कितना है, ठीक है ना भाई, अकाउंट बुक सारे बैंकों के ऐड कर दो, एक्सेल फाइल में आ गया, बट वी हैव टू पास द एग्जाम, सो वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलास। M0 की फॉर्मूला हमें याद करनी है, वो क्या है अभी हम देखेंगे। तो M0 की जो भी फॉर्मूला है वो ऐसा जो भी है कि मान लो ये C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऐसा है, सो दिस इज वन थिंग। तो फॉर्मूला इज सेपरेट थिंग। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूं, ये जो ट्रायंगल है आपने बनाया कैसे? हाउ डिड यू क्रिएट दिस ट्रायंगल? ये वाला स्केल यूज किया, ये वाला रूलर यूज किया, पेन से बनाया, पेंसिल से बनाया, कागज पे बनाया, लैपटॉप पे बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? जनरेशन या क्रिएशन। हाउ डिड यू क्रिएट द ट्रायंगल? उसी प्रकार यहाँ दूसरा प्रश्न होगा कि आरबीआई ने वो कैसा बनाया, बराबर है, वो कोई फॉर्मूला है, पर वो कैसे बनाया? तो सिद्धांत हुआ कि बस उसको सपना आ गया तो उसने दे देना, नोट छाप दिया, कोई लिमिट्स भी है कि नहीं, ऐसे भी सवाल होंगे। तो रिमेनिंग 1 आवर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज टू थिंग्स। एक, ये M0 की क्या फॉर्मूला है, और दूसरा ये जो आरबीआई ने पैसा बनाया तो कैसे बनाया, पेंसिल से बनाया, पेन से बनाया, कैसे बनाया? तो उसका सिद्धांत है कि जितनी एसेट्स होती है सामने उतना लायबिलिटी में वो पैसा घुमाते हैं। तो ये आगे के दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो कि आरबीआई ने जो नोट छापे वो टोटल जो हम बोल रहे हैं कि ये M0 है, तो M0 क्या है, तो उसकी क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला उसकी ये है, करेंसी इन सर्कुलेशन मान लो 10 रुपए प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। जो सीआरआर था, जनता का डिपॉजिट का पैसा बैंक में, उसमें से मान लीजिए 4% बैंकर ने आरबीआई में सीआरआर भेजना था, तो वो सब बैंकर की आरबीआई में डिपॉजिट मानी जाएगी, तो सीआरआर हो गया, वो भी मान लो 10 प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट कौन कौन से अभी स्लाइड में देखेंगे, मान लो वो भी है 10 10 प्लस 10 प्लस 10 30, तो हम कहेंगे 30 इज द M0, या हाई पावर मनी या रिजर्व मनी इसको बोला जाता है। तो दिस इज M0। क्या है? कॉइन करेंसी, मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन, ये सब बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, जैसे सीआरआर, सम अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, उसका टोटल करो तो M0 है। अब इसके अलग अलग हम भाग देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं। जनता ने 100 रुपए डिपॉजिट किए बैंक ऑफ बड़ौदा में, सीआरआर में लॉक हो गया 4 रुपए, वो हमने देखा। उसके अलावा एक और ऐसा टूल है SLR, वो क्या है कल हम देखेंगे, उसमें भी कुछ पैसा लॉक होता है, सपोज 18 रुपीज लॉक हो गए, तो बचा कितना? 78। पर वो क्या करेगा, वो सारा पैसा तुरंत के तुरंत वो आगे नहीं घुमा देगा, उसमें से कुछ पैसा उसने अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा कस्टमर पैसा विड्रॉ करने आएगा, उसको एटीएम रिफिल में पैसा डालना है, कोई बड़ा क्लाइंट है उसको चाय पानी कराना है, उसके लिए कैश में पैसा मांगेगा टपरी वाला, तो उसको देना है। तो बैंकर कोई सारा पैसा आगे लोन में नहीं घुमा देगा, कुछ अपने पास रखेगा, उसे कहता है कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसा रखा है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश, तो वॉल्ट कैश इज द अमाउंट ऑफ मनी बैंकर कीप्स विद हिमसेल्फ फॉर हिज डे टू डे ऑपरेशन, एटीएम रिफिल, दूसरे आए डिपॉजिट पैसा विड्रॉ करने के लिए होता है। तो ये जो करेंसी सर्कुलेशन है, इसका क्या मतलब हुआ? उसमें एक बात है बैंकर्स वॉल्ट कैश, जो उसने लोन में नहीं घुमाया, बस ऐसे पड़ा है उसका काम देखने के लिए। और बाकी करेंसी सर्कुलेशन जो जनता के पास है, हेल्ड बाय पब्लिक, उसमें क्या आएगा? कॉइन्स जो भारत सरकार जारी करती है, 1 रुपए का नोट जो भारत सरकार जारी करती है, अदर बैंक नोट से 2 से लेके जो भी 500 रुपए के जो रिजर्व बैंक जारी करती है,
ये दो अलग अलग क्यों है वो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था फिएट मनी लीगल टेंडर, उसमें देख चुके हैं गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, आरबीआई कुछ और चाहती है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द करेंसी सर्कुलेशन। तो ये एक बात हुई, इसमें सपोज 10 रुपये। दूसरा बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, तो जैसे कि सीआरआर मैंने आपको बताया, सीआरआर को बैंकर की आरबीआई में डिपॉजिट माना जाता है क्योंकि ट्रक भर के उधर पैसा वो बेचते हैं, वो भी 10 रुपीज। तीसरा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तीन को ऐड करो तो M0 मिलता है। अब प्रश्न होगा कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में क्या आएगा। एक हो सकती है पब्लिक डिपॉजिट। अब ये पब्लिक की डिपॉजिट आरबीआई में कहाँ जाती है, आरबीआई में हम सीधा अकाउंट थोड़ी खोल सकते हैं, वो तो अलग चीज है। यू आर राइट, लेकिन कभी कभी सरकार ऐसी योजना लेके आती है। एक बार सरकार ऐसी जो स्कीम लेके आई कि देखो कोई होटल का मालिक है, कोचिंग वाला है, जो इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो उसके पास ब्लैक मनी है, काला धन है। अब अगर रेड हो जाएगी तो उसको जेल हो जाएगी। तो सरकार ने उसको ऑप्शन दिया कि तुम सरेंडर कर दो, खुद से ही अपना ब्लैक मनी डिक्लेयर कर दो, तो तुमको जेल में फिट नहीं करेंगे, थोड़ी पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे। उसमें ऐसी सब स्कीम थी कि आपके पास जो ब्लैक मनी है उसमें से कुछ आपने आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ेगा, 4 साल के लिए कुछ लॉक हो जाएगा, उसमें आरबीआई आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, बाद में पैसा आएगा, ऐसी सब उसमें चीजें थी। तो हाँ, ऐसी कुछ एक्सेप्शनल केस में आम जनता का भी पैसा सीधा आरबीआई में डिपॉजिट हो सकता है। इसलिए ये जो बात है अदर डिपॉजिट आरबीआई में क्या है, पब्लिक की डिपॉजिट। जैसे कि ये 2016 में मैंने आपको बताया ब्लैक मनी वाला पैसा, वो योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, हमको याद नहीं रखनी है, बहुत पुराना टॉपिक है, तो बता क्यों रहे हो, इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग ये पूछना नहीं तो ये कहां से डिपॉजिट होता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई, एक बात। ठीक है। बाकी एनबीएफसी जैसे एलआईसी वगैरह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो आरबीआई में कुछ पैसा रखे। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसी कोई संस्था, उसने पैसा रखा आरबीआई में। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ पैसा रिजर्व बैंक में रखा हुआ, ऐसा हो सकता है। उसकी क्या ऑपरेशनल चीजें हम उसमें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम आरबीआई ऑफिसर की तैयारी करने के लिए नहीं आए। तो बस वो चीज हो सकती है उसमें तीन। मतलब कुल मिलाकर पढ़ क्या रहे हैं, M0 क्या था, करेंसी सर्कुलेशन, उसमें हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंकर्स, वर्ल्ड कैश हेल्ड बाय पब्लिक में क्या, कॉइन, रुपए का बाकी बैंक हो, बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई का सीआरआर में देखा, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में क्या, पब्लिक डिपॉजिट, एनबीएफसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट की डिपॉजिट, ये सबको आप ऐड करते हैं तो जो जवाब आते हैं उसको हम कहते हैं M0। ऐसा क्यों है, तब पाइथागोरस का वो सी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यों है, हमको साबित नहीं है। बोर्ड के एग्जाम होती है हम साबित करने बैठते हैं कि पाइथागोरस ऐसा क्यों है, वो भाई जो थ्योरी के अंदर हमें जो बना के सब सिखाते थे वो हमको सीखने की जरूरत नहीं, यूपीएससी ऐसा थ्योरी प्रूव करो, ऐसा नहीं, इसमें पुष्टि नहीं, और प्रीलिम में तो सीधा रख के जाना है तो रख लिया खत्म। आई यू 30 सेकंड्स, इसको एक्सेप्ट करो और याद रखो। ये कितने टाइम का टॉपिक, मे बी 4 मिनट 5 मिनट, 2-3 बार लिखोगे रटोगे खत्म। अनलेस यू वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट इट। जैसे कि कुछ लोग डंडा इधर ऐसे उठाएंगे कि नहीं इसमें ये रखेंगे तो इसका डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगा, भाई कबूल करके आगे बढ़ो ना, इस पे फिक्सेट क्यों होना है, कौन पूछ रहा है, 25 साल के पेपर उठा के पूछो कौन पूछ रहा है। झंडा मत उठाओ, जितना पड़ा उतना एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। थियरम हमको साबित नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि जहां पर हमें थियरम साबित करना हो। तो दिस इज द फॉर्मूला, एक्सेप्ट एंड आगे बढ़ो। मैं कहूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल डी, तो आप ये कह सकते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल डी, फिर कोई कह सकता है अच्छा a प्लस बी को y है ऐसा लेवल बना दो तो y प्लस सी इक्वल डी। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला इधर बताई, इसमें आप इसको ब्रैकेट बोल के कुछ और बोल दो, इसको ब्रैकेट बोल के कुछ और बोल दो, फिर कोई कहे चलो इसका अलग ब्रैकेट करो, ये अलग से दिखा दो। तो इस हिसाब से बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले होते रहते हैं। एमसीक्यू में क्या ऑप्शन है उस हिसाब से आपने टिक करना है। आप एक अपन एनसीईआरटी ने कौन सी फॉर्मूला दी वो तो बता दो। एनसीईआरटी बेसिकली लाइक अमरीश पुरी, पूरी दुनिया की सब पंचायत की है, M0 की फॉर्मूला देने नहीं आए, वो चुप हो गए, मुंह में दही दबा दिया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, तुम कहां से लेकर आए, ये सब बाकी किताबों में जो दिया उसमें से जो आसान रह जाए याद है सामने समझ लिया। अब आप समझो M0 उसकी कंपोनेंट है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, लेट मी जूम इन। तो ये जो रिलेशन है इसका मतलब क्या है कि अगर सीआरआर बढ़ेगा तो M0 भी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसी। सपोज पहले करेंसी सर्कुलेशन 10 था, बैंकर डिपॉजिट 10 था और अदर डिपॉजिट 10 था, तो कितना 30 हो गया। और अगर आरबीआई कहने अब से सीआरआर में 15 कर देता हूं तो फिर ये भी आगे 5 बढ़ के 35 हो जाएगा। तो बस याद रखना है कि अगर सीआरआर बढ़ेगा तो M0 भी बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि M0 कैन इंक्रीज बाय 2 रीजंस। पहला मैंने आपको बताया कि अगर सीआरआर बढ़ाया जाता है तो M0 बढ़ जाता है, ऐसे जो अभी हमने फॉर्मूला समझी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। देखिए इकोनॉमिक सर्वे की सारी बातें कैसे होती हैं, वो परसेंटेज में बात करता है, एब्सोल्यूट नंबर में कम बातें करता है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर बच्चे की हाइट जब उसकी एज थी 5 तो 102 थी, एज हुई 6 तो 108, 113, 118 ऐसा बढ़ रहा है, तो हर साल उसका ग्रोथ हो रहा है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या कहेगा, सेंटीमीटर में बात मत करो, आप परसेंटेज में बात करो कि ओके 5 की एज से 6 की एज में उसका हाइट बढ़ा 6%, 6 से 7 में बढ़ा 5%, 7 से 8 में बढ़ा 4%। ओके, अब धीरे धीरे आप ऐसे परसेंटेज प्लॉट करेंगे तो परसेंटेज क्या है 654, तो मैं से लिखूं 654 केवल परसेंटेज, तो परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे तो नीचे जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये कि हर साल बच्चा छोटा हो रहा है, डज इट मीन दैट द चाइल्ड इज श्रिंकिंग, वो बढ़ने की जगह बौना हो रहा है, जीरो फिल्म का शाहरुख खान हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। वो बता रहा है कि हाइट बढ़ने की जो स्पीड थी या ग्रोथ परसेंटेज था वो कम हो रहा है। तो समझो हाइट तो बढ़ी रही है पर ग्रोथ उसका परसेंटेज वाइज स्लो डाउन हो रहा है, ऐसी यहाँ पर बात आई। तो इकोनॉमिक सर्वे के जो ग्राफ और कहानियां होती है, कुछ बार एब्सोल्यूट की बात करें पर ज्यादातर बात वो परसेंटेज में बात करें, क्योंकि परसेंटेज में बात करेगा तो उस हिसाब से जब उसको लगे ये करेंगे तो सरकार का कम खराब दिखेगा, वो दिखाएंगे तो सरकार का, तो अकॉर्डिंगली वो इधर उधर उसका चलते रहता है। हम उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें जो बेसिक एमसीक्यू के लिए करना है हम उतना याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कोरोना में सीआरआर था 3%, फिर कोरोना के बाद ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, आरबीआई को लगा महंगाई से लड़ना है तो सीआरआर बढ़ाते बढ़ाते 4.5 तक वो ले गए, बाद में कम भी करेंगे 4%, पर समझो 2020 से 22 तक तो बढ़ा था, 3 का 4.5 किया था। तो इसका मतलब कि सीआरआर वाज इंक्रीज्ड, और सीआरआर क्या है, बैंकों ने एक प्रकार से आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करवाया, लॉक करवाया है, और हमने देखा सीआरआर इज पार्ट ऑफ M0। तो अगर सीआरआर इंक्रीज होगा तो M0 भी इंक्रीज होगा, दैट इज करेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने साफ साफ लिखा है कि हाँ ये ऐसा ही है। तो समझो ये फोटो फ्रेम उसको ऐसे ही याद रखना है, इसके आगे फिर अगर आप लॉजिकल चेन बनाओगे तो आप फंस जाओगे कि देखो सीआरआर इंक्रीज किया तो लोन महंगे हो जाएंगे, और लोन महंगे हो जाएंगे क्योंकि बैंकों के पास लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे, तो लोन महंगे हो जाने, तो पब्लिक लोन कम लेगी तो डिपॉजिट लोन एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो M3 गिर जाएगा, और उस हिसाब से ये और ये होगा वो होगा, वो सब खिचड़ी में मत जाना।
वो अलग फोटो फ्रेम्स और स्लाइड थे, ये अलग फोटो फ्रेम्स और स्लाइड है। यहाँ पर हम केवल केवल इतनी बात करें कि सीआरआर बढ़ता है तो M0 बढ़ता है। उसको आगे इधर-उधर खींचते गए तो फँस जाओगे इस टॉपिक में। एमसीक्यू में क्या पूछा, उसे आगे पीछे टिक करना है। फालतू में खुद से लॉजिकल चेन नहीं बनाने में। कॉलेज के कोर्स में नहीं बैठे आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स में बैठे, याद रखें। तो रिमेंबर M0 कैन इंक्रीज बाय 2 रीजन। पहला रीजन क्या है कि जब सीआरआर को बढ़ाया जाता है। फिर दूसरा भी कारण हो सकता है कि जब आरबीआई की नेट फॉरेन एसेट्स बढ़ जाए। वो मामला क्या है मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, लेकिन असल में पिलर 3 जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी एक्सचेंज समझेंगे देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू। फिर अभी के लिए तो समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। देखिए अलग अलग टाइम पे फॉरेनर्स भारत में डॉलर्स लेके आ जाते हैं। उनको इंडिया से कुछ माल सामान खरीदना है, इसलिए डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। कुछ बार इनको भारतीय शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई के नाम पे पैसा लाएंगे। कुछ बार वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट में पैसा इन्वेस्ट करके पूरी कंपनी खरीदनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई करना है, तब वो डॉलर लेके आ जाएंगे। तो अलग अलग टाइम पे वो डॉलर लेके आते हैं। डॉलर लेके आते हैं और उनकी इच्छा क्या है कि भाई इसको रुपये में कन्वर्ट कर दो। एक तरफ डॉलर का सप्लाई, एक तरफ रुपये का सप्लाई। आपस में उनका क्या सप्लाई डिमांड का चल रहा है, उस हिसाब से करेंसी एक्सचेंज ऊपर नीचे होते रहता है कि कभी $1 72 में मिले, कभी 83 में मिले, कभी 85 हो जाए, कभी 90 होने की नौबत आ जाए, होते रहता है। अब ये जो पूरा गेम है, आरबीआई की इच्छा रहेगी, देखो ये बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसको मैं थोड़ा स्टेबल करूँ, मुझे इसे स्टेबल करना है। अब स्टेबल करना इसका मतलब क्या है, आपके घर में कचरा बहुत बढ़ गया है, तो वैक्यूम क्लीनर से साफ सफाई करनी चाहिए। उसी तरह अगर आरबीआई को कोई सिचुएशन में ऐसा लगे कि देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं और उसके चलते सप्लाई डिमांड रुपये के साथ मैच नहीं हो रहा है, करेंसी एक्सचेंज गड़बड़ हो रहा है, जिसके बारे में थर्ड पिलर में और आराम से समझेंगे, अभी तो फर्स्ट पिलर में। हाँ समझो कि वो आरबीआई विल डू समथिंग। आरबीआई अपना वैक्यूम क्लीनर निकाले और मार्केट से दे दनादन डॉलर वैक्यूम कर ले और ये उसकी वैक्यूम क्लीनर में भर दे, जिसको हम कहें फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि है। तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व है, यहाँ पर जो माल पड़ा उसका जो डॉलर्स आ गए, उसे हम कहेंगे ये सब आरबीआई की नेट फॉरेन एसेट्स हैं, एनएफए है, एनएफए है। अब समझो कोई भी ऐसी सिचुएशन जब आरबीआई डॉलर्स को सब करता है, खींच लेता है, चूस लेता है, तो वो सब आरबीआई की नेट फॉरेन एसेट्स एनएफए को बढ़ाता है, क्योंकि वो उसकी फॉरेन नीड हो गया, तिजोरी में चला गया। ओके डॉलर लिया, तिजोरी में रखा, एनएफए बढ़ गया। अब आप समझो कि जब मैं कह रहा हूँ कि आरबीआई ने वो वैक्यूम क्लीनर से सब किया, वो तो विजुलाइज करने की बात है। ऐसा थोड़ी कोई वैक्यूम क्लीनर लेके जाएगा। असल में आरबीआई क्या करेगा, अपने रुपये किसी को देगा और उसके डॉलर खरीदेगा। आरबीआई सकिंग डॉलर्स आउट ऑफ द सिस्टम, इट मींस आरबीआई किसी को रुपया देता है और उसका डॉलर खरीदता है। तो ये संबंध जो है वो कौन है, तो कोई भी हो सकता है, ये फॉरेक्स का एजेंट हो सकता है, बाहर वाला हो सकता है, भारतीय जनता हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो वो सब क्या है, पब्लिक। अब यहाँ आप समझो हुआ क्या कि आरबीआई ने रुपया दे दिया इसको, किसी भी को दिया, वो मान ली कि पब्लिक को दिया। तो दैट मीन्स करेंसी सर्कुलेशन बढ़ गई, क्योंकि आरबीआई ने ये रुपया किसी को तो दिया है उसे डॉलर खरीदने के लिए, तो करेंसी विद पब्लिक बढ़ गया। और करेंसी विद पब्लिक बढ़ गया तो अभी हमने फॉर्मूला क्या समझा, करेंसी सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट इक्वल M0। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा, देखो जब भी आरबीआई की नेट फॉरेन एसेट्स बढ़ेंगी तो M0 भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉट नेट फॉरेन एसेट बढ़ी, इसका मतलब कि आरबीआई ने कहीं से तो डॉलर खरीदे हैं और डॉलर खरीदे तो किसको रुपया दिया, रुपया दिया, इसका मतलब क्या, वो जो छाप के बढ़ गया तो वो M0 बढ़ गया। समझ आ गया तो बेस्ट है, नहीं समझ आया तो भी चिंता नहीं करनी है। जब हम लोग थर्ड पिलर करेंसी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू। ये आपके हैंडआउट में भी दिया, उसको आराम से कल आप जूम इन करके देखना। इसमें क्या है, मैं हेलीकॉप्टर की तरह दूर से शॉट लूँ ये वाला, तो मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा। और मैं इसको बहुत जूम इन करके पढ़ाऊँ तो भी फिर आप ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो बेटर टुमारो पीसफुली यू गो थ्रू इट, सब नंबरिंग किया है अपने आप आपको समझ आ जाएगा। हाँ तो रिमेंबर एज पर इकोनॉमिक सर्वे सीआरआर कैन इंप्रूव बाय 2 रीजंस। क्या है, एक है जब ये एज पर इकोनॉमिक सर्वे M0 कैन इंप्रूव बाय 2 रीजंस, एक है जब सीआरआर बढ़ जाए और दूसरा क्या जब आरबीआई की नेट फॉरेन एसेट्स इंक्रीज हो जाए, मान लीजिए डॉलर वगैरह खरीद लेती है, तो सामने जो रुपया दिया था सामने M0 बढ़ रहा है। ये आसान चीजें हमने समझ लिया। अब जो असल जीवन में आरबीआई की फॉर्मूला है M0 की, वो तो अलग जाती चलती है, उसमें दिमाग निकल करेंगे। एनसीईआरटी में बात कहाँ तक है कि M0 से लेकर M4 की बात है। उसके अलावा और भी इंडिकेटर होते हैं जैसे कि NM1 NM2 वगैरह, इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक तो यूपीएससी ने जिंदगी में कभी पूछा नहीं। प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले वो सब दे आर जस्ट लाइक टॉबैको एडिक्ट्स। जो तंबाकू का आदत हो क्या, उसको चूना मिलाने तो दीवार से कुरेस कुरेस के वो चूना निकलता है, ऐसा ही कुरेस कुरेस के नेट से सर्च करके ये सब एमसीक्यू बना के फालतू के, जिसको पूछने की कोई रिवाज नहीं है। तो इसको देख के परेशान नहीं होना, इसको छोड़ आगे बढ़ो। आपका जो हैंडआउट है उसमें मैंने पीवाईक्यू दिए हैं, जिसके चलते पेजेस बढ़ जाते हैं, वरना शायद 800 पेज की वो चीज हो बनी 1000 की हो जाती, क्यों, बिकॉज ऑफ दोस पीवाईक्यू। पर मैंने पीवाईक्यू हैंडआउट के अंदर तुरंत क्यों दिए होते हैं, ताकि आपके दिमाग में हमेशा वो फ्रेम बना रहे कि भाई ऐसा ही कुछ पूछते हैं। तो उसके एकदम अबो बियॉन्ड जाके कोई फालतू की चीज पूछ रहा है प्राइवेट मॉक टेस्ट में, तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना है, उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। अब आरबीआई ने कुछ रिसर्च पेपर जारी किया कि ये जो M1 M3 है इसका भी कुछ बदल के कुछ नया जाता है, Z1 Z3 लगते हैं मान लो, तो हम उसको पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया नहीं। न्यूज़पेपर वाले लाउडली उसको डिस्कस नहीं कर रहे, ना इकोनॉमिक सर्वे, ना बजट, ना नीति के डॉक्यूमेंट में कोई चर्चा हो रही है, तो खुद से क्यों जेम्स बॉन्ड बन के खुद से वो सब निकालना है। इट इज नॉट द एफिशिएंट वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आगे बढ़ो। अभी घड़ी के अंदर कितने 10:25 हुई, तो टाइम ही दिख रहा है। हम क्या हर बार ये करते हैं कि अभी स्क्रू ड्राइवर से मैं घड़ी खोल के अंदर देखता हूँ मशीन कैसे काम कर रहा है, नो। तो असल जीवन में जो हम तो नाप रहे थे एकदम आसान हो कि M3 कॉइन करेंसी पब्लिक डिपॉजिट्स, उसको भी एक्सेल फाइल बनाएंगे तो वो तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया असल जीवन में। तो वो कैसे काम करती है, ब्लॉक का इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, विल नॉट वेस्ट टाइम। ये जो M0 से M4 हमने समझा वो 1977 के आसपास सिस्टम चालू हुआ। उसके पहले इतिहास में अलग दुनिया थी, वो कुछ वाली फॉर्मूले चलते थे, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो कोई पूछने का रिवाज नहीं है। तो दिस इज डन। अब इसके बाद का मुद्दा ये आता है कि आरबीआई पैसे छापती कैसे है, लेकिन वो ये फ्लो में पढ़ना है हमें, तो उससे पहले फ्लैश पॉइंट से हम पढ़े तो बेहतर होगा। तब तक आप ब्रेक में एक एमसीक्यू भी ट्राई करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. हाँ, तो आपको क्या लगता है कि बैंक की जो एसेट्स होती हैं, इनमें से कौन सी चीज एसेट नहीं है? मतलब रॉन्ग ऑप्शन टाइप का पूछा है। वोटिंग लाइन इन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। शिवा, सहेली, प्रतीक, राजीव, साक्षी, हर्षिता, आयुषी, रोमन, अजय, अमन, कुलबीर, आनंद, शिवानी, रोहित, शिवा, चेतन, सचिन, राहुल, ओशिका, प्रिंस, स्कंद, शदाब, मेघा, आर्या, सायरा, पल्लवी, धनराज, वंशिका, आदित्य, वरुण, कोमल, अमन, सरगम, केशव, मनीष, सृष्टि, ये सब लोग फिर रफी, हेमंत, स्वदेश, शुभम, ईशा, सरबनी, किशोर, आयुष, सर्वज्ञ, सिमरन, नरेश करेक्ट आंसर्स। तो याद करो हमने एसेट्स और लायबिलिटी में क्या पढ़ा था कि अगर मुकेश अंबानी ने लोन लिया है तो वो उनकी लायबिलिटी है, लेकिन स्टेट बैंक ने उनको लोन दिया है तो स्टेट बैंक की एसेट है, क्योंकि स्टेट बैंक इसमें से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाएगा, हार्ट इमोजी मौज आएगी उसको, तो उसकी एसेट्स है। मतलब ये तो पक्का है कि लोन्स आर एसेट्स ऑफ द बैंक। बट ऑन द अदर हैंड जो जनता का पैसा स्टेट बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो असल में एसबीआई का आपको मजा तो आएगा क्योंकि आगे लोन में घुमाना है, पर थोड़ा स्ट्रेस में भी रहेगा कि पैसा रिटर्न भी करना है, तो ये तो लायबिलिटी है, ये एसेट नहीं है। तो हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट? तो डिपॉजिट इज नॉट एसेट, क्योंकि वो तो बैंक की लायबिलिटी है, इसलिए जवाब क्या होगा बी, क्योंकि हमें रॉन्ग पूछा है। ये तो पक्का है, बाकी ये तो जवाब है। अब कुछ लोग के बाकी ऑप्शन का क्या हिसाब है? पहला क्या है, एडवांसेस। एडवांसेस मतलब वो बेसिकली लोन के लिए एक शब्द है, तो वो तो एसेट है। मतलब मैं वो नहीं पूछा, हमको तो एसेट नहीं वो पूछा है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट के नाम पे मतलब स्टेट बैंक ने अगर गोल्ड खरीद लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, तो वो सब तो स्टेट बैंक की एसेट हो गई ना। हमको पूछा एसेट क्या नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन डी जमेगा नहीं। ऑप्शन डी जो है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो कॉल मनी वगैरह मैंने कल आपको बताया था कि वो शॉर्ट टर्म का जो लोन का पैसा आगे घुमाया जाता है। अब वो चीज़ क्या है, हम लोग शेयर मार्केट के अंदर आराम से पढ़ेंगे पिलर 1 सी में। अभी हम लोग पिलर 1 ई में, तो देयरफॉर द आंसर इज बी, डिपॉजिट्स। ये तो आसान है, असल में ये भी हवा में से प्रश्न नहीं आया, एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें दी थी तो उन्होंने पूछा। तो समझिए जो सवाल आते हैं आउट ऑफ 100, 30 से लेकर 40 तो ऐसे ही होते हैं। एनसीईआरटी के आगे पीछे का सवाल होता है, इकोनॉमी में भी, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी। तो बेसिक पहले आप मजबूत करो। ये करंट अफेयर्स उसके पीछे इतना भागो मत, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। और करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी के अलग से पढ़ने नहीं जाने, क्योंकि उसमें भी जो है लेटेस्ट चीजें पढ़ ही रहे ना, कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ग्राफ दिया उसमें ये बातें वगैरह वगैरह। तो नीड नॉट चेंज एनीथिंग, जो भी टीचर आपको अकेडमी में पढ़ा रहे हैं उतना खत्म करो, वही काफी है। उसके बाद भी सवाल आ सकते हैं, पर वो सब करने के तब लंबे हो जाएंगे। एनीवे, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, ये जो M0 जनरेट कैसे किया जाता है, मतलब बात ऐसी है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतना हमने पहले खत्म किया कि M0 का लंबा चौड़ा फॉर्मूला ब्रेक पे जाने से पहले हमने कर लिया। अब वो तो बराबर है, पर ये ट्राइंगल आपने बनाया कैसे, कागज पे बनाया, डिजिटली बनाया, ये रूलर से बनाया, ऐसे हवा में बना दिया, पेन था, पेंसिल था। इसकी हम बात करेंगे कि हाउ दिस ट्राइंगल वाज जनरेटेड, या मैं कहूं कि हाउ दिस मनी वाज क्रिएटेड। कुछ तो हिसाब हवा में छापते हैं, कोई सिद्धांत है उसका, कुछ बैलेंस है। तो बैलेंस तो है कि एक तरफ एसेट होगी, दूसरी तरफ लायबिलिटी होगी, उस हिसाब से आरबीआई नोट छापता है। वो चीज अब आगे हम लोग आगे जो भी अभी 20 मिनट ये पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें एक जरूरी कंसेप्ट था कि आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर। ये कंसेप्ट हमने कल रात आखिरी 20 मिनट में पढ़ लिया है। तो जो रैंडमली अभी आ रहे हैं उनको मैं इसलिए बोलता हूँ कि पुराना लेक्चर खत्म करके आओ। जो कल पढ़ा था उसको जल्दी से रिकैप करें। तो कि सरकार को लोन चाहिए तो रिजर्व बैंक को बोलेगी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जारी करे जाते हैं, ट्रेजरी बिल, मींस एडवांस कैश मैनेजमेंट बिल। एक साल या उससे ज्यादा के लिए लोन चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती है। अब ये सब जो फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, मतलब ब्रांड न्यू कार है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। आरबीआई यहाँ पर सब चीजें बेचता तो है, तो आम जनता, स्टेट बैंक, एलआईसी, ये सब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और वो सारा पैसा लोन के रूप में जाएगा सरकार को। इस स्टेज पर आरबीआई खुद से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकती प्राइमरी मार्केट में। ऐसा समझो कि मारुति शोरूम का मैनेजर है, वो मारुति कार नहीं खरीद सकता, उसको मनाइए। या जो होटल के अंदर वेटर या मैनेजर होता है, तो जब तक कस्टमर खाना खा रहे तुम इधर बैठ के नहीं खा सकते, ऐसी मनाइए। वट एवर, सो प्राइमरी मार्केट में आरबीआई कैन नॉट परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि एक कानून है एफआरडीएम एक्ट, उसमें ऐसा लिखा है। एक अलग हमने देखा था। उसके बाद आपके पास एक कार है, ये अब खटारा हो गई, आपको इसको रीसेल करना है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर यूज कार बेची जाती है। तो उसी तरह ये जो एसबीआई एलआईसी आम जनता है, 5 साल की मैच्योरिटी वाला उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा, तीसरे साल पे चाहोगे एग्जिट करना है, किसी और कंपनी में पैसा लगाना है, आपस में ये बाय सेल करते रहते हैं। उस स्टेज में आरबीआई चाहे तो खुद इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज एवरीथिंग। पर उस स्टेज पर आरबीआई कुछ बाय भी करे तो पैसा गवर्नमेंट को जाएगा नहीं। जस्ट लाइक मारुति अपने शोरूम से खरीदी तो मारुति कंपनी को पैसा जाएगा। मेरे पास से अपने पुरानी गाड़ी आपको बेचो तो आप मुझे पैसा देंगे ना, दूसरी बार मारुति कंपनी को थोड़ी जाएगा। therefore प्राइमरी मार्केट में जो खरीदा बेचा सरकार को क्या पैसा, सेकेंडरी मार्केट में तो आपस में पैसा घुमाएंगे, इस स्टेज पे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। कल हम देख चुके हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम हो 15 रुपए, खर्चे गवर्नमेंट की इनकम हो 5 रुपए और खर्चे हो 15 रुपए, तो डेफिसिट हो गया 10 रुपीज, मतलब घाटा चल रहा है, लॉस चल रहा है। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट आरबीआई को बोल सकती है तुम पैसा चाह के हमको दे दो? नहीं बोल सकती। इस चीज को कहते हैं मॉनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट में ऐसा लिखा है।
क्योंकि अगर आप ऐसा करने जाओ तो बात ऐसी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट इशू करे, आरबीआई उसको खरीदे पैसा दे दे, पर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट में खरीदने की मनाही आरबीआई को एफआरबीएम के तहत। इसलिए दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल कि सरकार की इच्छा, देखो इलेक्शन आ रहा है, सपोज 10,000 देने तो आप 10,000 को छाप के दे दो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ लॉ फॉर इट। ये कलम पढ़ चुके हैं सुकून से 20 मिनट, अभी तो मुझे आपको जल्दी इसलिए रिकैप करना था, मैं जल्दी रिकैप कराया, बाकी कल पूरा लेक्चर समझ के आओ, देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू। अब तो आप समझ, ऐसा तो होना है नहीं कि 1 किलोग्राम मैंगो है और 100 रुपए है, और फिर सरकार का देखो इलेक्शन आ रहा है तो 10-10 लाख के नोट छाप के गरीबों में बांट दो, ये हो नहीं सकता। और करेंगे तो फिर क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि करेंसी नोट ज्यादा होंगी, मैंगो तो एक ही है तो मैंगो महंगा हो जाएगा। इसी कानून बनाया एफआरबीएम एक्ट है और उसमें लिखा होगा कि ऐसा नहीं कर सकते आप। नाउ तो फिर आरबीआई जो पैसे छापता है कैसे छापता है, आगे कंप्यूटर में कमांड देता, प्रिंट करता है, क्या है कुछ तो सिद्धांत होगा, मनमर्जी कुछ लाख रुपए छाप देगा, नहीं कुछ सिद्धांत है उसका। ये आरबीआई कहेगा एक साइड में तराजू में स्केल में अपनी एसेट्स रखूंगा और सामने उतनी नोट और माल सब बाजार में घूमेगा, और आप जानते करेंसी नोट पे क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे बियर ऑन डिमांड सम ऑफ जो भी 100 रुपीस, प्रॉमिस किया मतलब क्या, लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो सारी ये जो नोट जाएगी ये मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो आरबीआई अप्रोच टू प्रिंटिंग मनी इज व्हाट, एसेट साइड में जितनी एसेट होगी उसके प्रोपोर्शन में वो करेंसी मार्केट में घुमाता है। अब ये सब जो नोट्स हैं वो आरबीआई की लायबिलिटी क्यों है, वो हम फर्स्ट चैप्टर में ही वो सब फिएट मनी लीगल टेंडर में पढ़ चुके हैं कि नोट पे लिखा है प्रॉमिस टू पे बियर ऑन डिमांड सम ऑफ 20 रुपीस, तो उसका मतलब क्या, वो सब उसकी लायबिलिटी है कि एक्सचेंज करके दूंगा, सॉइल नोट, ऑन द नोट, फटा गला नोट में बदल के दूंगा, सो देयरफॉर नोट्स आर लायबिलिटी ऑफ द रिजर्व बैंक। अब आप चाहते हैं कि आरबीआई की चार्ज मुझे 100 रुपए और छाप दे, तो 100 रुपए लायबिलिटी साइड में उसको बढ़ाने हैं, तो एसेट साइड पे उसके लिए 100 रुपए के एसेट रखनी पड़ेंगे ताकि तराजू बैलेंस हो जाए, तो स्केल नीड टू बी रिमेन बैलेंस्ड। तो आपके वो किसी साइड पे एसेट रखेगा तो सामने पैसा धड़ाधड़ खटाखट जमता रहेगा। एसेट्स में क्या क्या आएगा, गोल्ड, मतलब रिजर्व बैंक के पास अगर गोल्ड है तो मार्केट में वो उसके सामने उतना पैसा घुमा सकता है। तो गोल्ड की बुलियन मतलब क्या, ईंटें, गोल्ड के कॉइन्स मतलब सिक्के, तो अगर रिजर्व बैंक ने ऐसा कुछ लिया है तो वो उसकी एसेट है और सामने मार्केट में उसना पैसा घूम रहा है। अब आप कहेंगे पर ये कैसे होगा, यू कैन विजुअलाइज इट लाइक दिस, आरबीआई ने गोल्ड परचेज किया, तो गोल्ड परचेज किया, आरबीआई के पास है, आरबीआई की एसेट होगी, पर हवा में तो आरबीआई ने पे किया होगा पैसा, कितना, ज्वेलर को मान लीजिए दिया 500 रुपए, तो गोल्ड इज एसेट ऑफ आरबीआई। ओके, फिर ज्वेलर के पास नोट है, उसमें लिखा क्या है, आई प्रॉमिस टू पे बियर ऑन डिमांड सम ऑफ 500 रुपीस, ये तुम्हारे नोट पड़ जाए तो आना एक्सचेंज करके दूंगा, छुट्टा चाहिए तो आना 100 के 5 दूंगा। इसका मतलब ये जो नोट है वो तो भाई आरबीआई की लायबिलिटी भी है, तो हो गया ना बैलेंस, ये एसेट साइड 500 सामने लायबिलिटी साइड 500। अब आप कहते हो तो फिर हवा में कुछ भी नोट प्रिंट करके दे दे आरबीआई ज्वेलर को और सामने गोल्ड उसको खरीद ले, पर वो ऐसा नहीं, उसका संभाल के करेगी कि आरबीआई को मान लो कहीं से प्रॉफिट होता है फिर उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने वास्ते खरीदेगी, ऐसा नहीं कि ऐसे प्रिंट करके गोल्ड खरीद लेगी, वो सब अपने रेगुलेशन से चलेगा। ओके, सो कमिंग बैक, कि आरबीआई हम लोग कल आराम से देखेंगे, रेपो रेट वगैरह होता है, उसमें आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है, उसमें इंटरेस्ट कमाता है, बोल के आरबीआई का कुछ प्रॉफिट होगा, वो सोचेगा ठीक है इसका मैं गोल्ड खरीदा हूं, तो गोल्ड खरीदा तो एसेट में आया, पर गोल्ड खरीदा तो ज्वेलर को पैसा दिया है, तो ज्वेलर के पास पैसा है तो वो सब लायबिलिटी साइड में बढ़ गया, तो उस हिसाब से वो मैचिंग मैचिंग चलते रहता है। और क्या क्या आएगा इस एसेट साइड पर, अगर आरबीआई ने अमेरिका या जापान या कोई फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे, भारत सरकार को लोन चाहिए तो वो क्या इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसी तरह अमेरिकन सरकार को लोन चाहिए वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड इशू करता है, तो आरबीआई की इच्छा उधर से खरीद ले, तो ये बॉन्ड खरीदे वो भी आरबीआई की एसेट है, व्हाई, बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट विल पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू रिजर्व बैंक। और कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि आरबीआई अमेरिकन बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट क्यों करेगा, उसको फायदा दिखेगा तो इन्वेस्ट करेगा, रिजर्व बैंक अगर कोई भी सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो सामने वो सरकार रिजर्व बैंक को प्रिंसिपल इंटरेस्ट देती है, इस कारण से इन्वेस्ट करेगा। गोल्ड क्यों खरीदेगा, गोल्ड इसलिए खरीदेगा कि भविष्य में उसको लगे 50,000 का गोल्ड 60,000 का मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो गोल्ड में पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है रिजर्व बैंक। तीसरा भी इसका कारण है करेंसी एक्सचेंज रेट, मतलब ये जो $1 75 का 85 हो गया, इसको स्टेबल रखना है तो उसके वास्ते भी रिजर्व बैंक के पास ये डॉलर्स, फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गोल्ड, ये सब पड़ा हुआ होना चाहिए सेफ्टी के वास्ते। वो क्या है मामला, थर्ड पिलर में हम लोग आराम से देखेंगे, अभी हम लोग फर्स्ट पिलर में, पर अभी कबूल करो कि हाँ रिजर्व बैंक कुछ पैसा इस जगह पे इन्वेस्ट करती है। बस, तो आरबीआई की जो इश्यू डिपार्टमेंट है, जो करेंसी इशू करता है, उसकी एसेट्स होती है। इशू डिपार्टमेंट की एसेट्स क्या है, गोल्ड के कॉइन्स और बुलियन यानी फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, जैसे ये जापान की अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, प्राइमरी मार्केट से नहीं लिया होगा, सेकेंडरी मार्केट से उसने लिया हो, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया एफआरडीएम के हिसाब से वो प्राइमरी मार्केट से तो खरीद नहीं सकता, सेकेंडरी से लिया हो, तो किसी से तो लिया, एलआईसी से उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा रिजर्व बैंक ने, तो एलआईसी को पैसा दिया तो सामने घूम गया ना, 10 पड़ गया। रुपी के कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, वो क्या है अभी हम आगे देखेंगे। तो आरबीआई की एसेट साइड में ये सब माल पड़ा होगा, और वो जितना पड़ा है तो सामने उतना पैसा बाजार में घूम रहा होगा, तो अगर 24 लाख करोड़ रुपए इस तरफ एसेट साइड में पड़े हैं तो सामने 24 लाख रुपए मार्केट में घूम रहे हैं, और वो सब आरबीआई की लायबिलिटी है। तो दिस इज एसेट एंड लायबिलिटी मैच। अब इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आएंगे जो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चलो एसेट्स के नाम पे ये समझ आता है गोल्ड एसेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसेट है, क्योंकि उसमें आप कुछ पैसा प्रॉफिट में कमा सकते हैं, पर 1 रुपए का कॉइन और नोट एसेट साइड पे क्यों लिख दिया आरबीआई ने, ये हम लोग अभी समझते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या समझा था फिएट मनी लीगल टेंडर में, 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं इशू करती, गवर्नमेंट इशू करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि आईएएस ऑफिसर उस पर साइन करता है, और बाकी जितने कॉइन है 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 20 रुपए, ये सब भी भारत सरकार जारी करती है। मान लीजिए ऐसा करके गवर्नमेंट ने 100 करोड़ के कॉइन्स और 1 रुपी नोट छापे। अब गवर्नमेंट ये सीधे कॉइन्स कोई अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी में दे देगा, गरीबों में बांटेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो सारा पैसा असल में वो आरबीआई के पास, ये जितना सिक्का और 1 रुपए का नोट छापा है वो आरबीआई को देगा, गवर्नमेंट विल गिव इट टू आरबीआई, ये एक बात। और आरबीआई ये कहेगी अच्छा आपने मुझे छुट्टे पैसे दिए तो उसके सामने मैं आपको मोटे मोटे नोट दे दूंगा, जो भी 2 रुपए से लेके 2000 का, हालांकि अब तो 2000 बंद हो गया, पर जब चालू था तब की बात है, तो सारे रुपये 2 से लेके जो भी 500 रुपीज वगैरह रिजर्व बैंक बड़े बड़े नोट्स भारत सरकार को दे देगा। तो कॉइन बनाए किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने उसे एक्वायर किया, फिर आरबीआई उन सब छुट्टे छुट्टे जो सिक्के हैं नीचे एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, इन सब बैंकों के साथ उसको छुट्टे पैसे दे देगा, वहां से बड़े नोट ले लेगा, और फिर वो बैंक नीचे जो दुकानदार को चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए, उनको छुट्टे पैसे देते रहेंगे। तो यानी कि
ये जो 1 रुपए का पेपर नोट और जितने कॉइन्स है वो मार्केट में सर्कुलेट कौन कर रहा है? तो जवाब है कि वो भारत सरकार सर्कुलेट नहीं कर, सर्कुलेट का काम कौन कर रही है? आरबीआई एज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, भारत सरकार के एजेंट के रूप में सारे कॉइन्स और 1 रुपए के नोट रिजर्व बैंक उधर से लाती है और नीचे सर्कुलेट करती है। अब इस कारण से ये जितने पैसे आए वो एक तरफ से आए हैं और फिर आगे आरबीआई ने घुमाने हैं। तो इस कारण से वो एसेट साइड पे लिखेंगे और सामने समझो उतने पैसे घूम रहे हैं, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? वो बात ऐसी है, आरबीआई आप ऐसा विजुअलाइज करो उसने ये एसेट्स परचेज किए कि अमेरिकन सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी। इसका मतलब आरबीआई ने किसी को रुपया दिया होगा, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया होगा, पर रुपया किसी को तो दिया ना, तो लायबिलिटी तो मार्केट में घूम रही है किसी के पास। आरबीआई ने ये सारे कॉइन्स भारत सरकार से एक प्रकार से मान लो खरीद लिए, रुपये पैसे थे खरीद लिए, सामने बड़े नोट्स दिए, तो ये भी रुपया कुछ तो घूम रहा है ना, 2 रुपये का 500 रुपये का, तो वो भी तो लायबिलिटी आगे चल गई। आरबीआई ने ज्वेलर से गोल्ड खरीद लिया तो उसको भी रुपया दिया, तो वो भी आगे कहीं तो घूम रहा है रुपया, और ये सभी रुपयों के अंदर क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे बियर ऑन डिमांड सम ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस कारण से ये सारी चीजें आरबीआई की लायबिलिटी भी बन गई। अब कुछ लोग इधर झंडा ये उठाएंगे कि भाई रुपये का कॉइन एसेट कैसे हुआ, क्योंकि उससे तो रिजर्व बैंक को कोई इनकम या प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। यू आर राइट, पर आरबीआई एक्ट 1934 में साफ-साफ लिखा है कि आरबीआई की जो इश्यू डिपार्टमेंट है, इसकी ये 4 एसेट्स होंगी और उसके प्रोपोर्शन में जो भी पैसा घूम रहा है वो सब रिजर्व बैंक की लायबिलिटी होगी। तो सेक्शन 33 एसेट्स ऑफ दिस इश्यू डिपार्टमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ एक गोल्ड कॉइन, दूसरा गोल्ड बुलियन यानी कि बिस्किट, तीसरा फॉरेन सिक्योरिटी, ये रुपी कॉइन, रुपी सिक्योरिटी मतलब उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भारत सरकार की आ जाएगी जो आरबीआई सेकेंडरी मार्केट से खरीदेगी। तो ये सब है, ये सब आरबीआई के एसेट्स हैं और उसके सामने जितना रुपया घूमा वो सब आरबीआई की लायबिलिटी है। कानून में लिखा है, अब आप रट के तैयार करो तो भी है, कांसेप्ट से कबूल करो तो भी है, झंडा उठाओ तो इसमें कोई आपका फायदा नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि गोल्ड क्यों रखा है? गोल्ड स्टैंडर्ड तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था कि रुपये को गोल्ड में चेंज करें, ऐसा कोई सिस्टम होगा। अब तो गोल्ड का ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो गोल्ड क्यों रखना है? क्योंकि समझो भाई 1934 का जो अंग्रेजों का कानून है उसमें ऐसा लिखा है कि गोल्ड भी रखना है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने वो चेंज नहीं किया, तो इसलिए आरबीआई को वो भी रखना तो पड़ता है। ये वो रख सकती है, इच्छा की बात है। आपको नहीं पसंद, आप प्राइम मिनिस्टर को लिख दो कि देखिए जो जो भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आर्टिकल 370 ये सब के साथ-साथ आप ये भी चेंज कर दो, ये बहुत ज़रूरी है, जीवन मौत का सवाल है। अंटिल दैट हैपेंस जो पड़ा है वो रख के आगे बढ़ो, क्या इसमें झंडा उठाना है? तो बेसिकली एसेट्स ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट क्या है? गोल्ड है, फॉरेन सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रुपये के कॉइन और 1 रुपये का नोट, और इसके प्रोपोर्शन में सो जो भी सब बाहर घूमा वो सब आरबीआई की लायबिलिटी है। तो हवा में पैसा छापा नहीं जा रहा है, कुछ तो पड़ा है उसके प्रोपोर्शन में छापा जाता है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊँ कि ये तुम कबूल करो विराट कोहली की शादी हो गई, तो आगे बढ़ना है, ओके ठीक है, ये फोटो ही फाइनल है। पीछे नहीं जाना है कि नहीं गंगा नदी का पानी तो ग्लेशियर जाके उसको नापने बैठे हैं कि इसके पेरेंट्स की मैरिज का तुम सर्टिफिकेट दिखाओ, इसका स्कूल का, कॉलेज का, क्रिकेट कैरियर का, फिर सर्टिफिकेट, फिर मैरिज की बात करो, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब हम इस स्लाइड पे पहुंच गए कि आरबीआई की एसेट्स हैं और सामने पैसा घूम रहा है वो आरबीआई की लायबिलिटी है, इस हिसाब से आरबीआई का मनी सर्कुलेशन का काम चलता है। फिर उसमें पीछे नहीं जाने ग्लेशियर तक कि फर्स्ट टाइम जब अंग्रेजों के जमाने में आरबीआई ने काम शुरू किया तब कैसे छापा होगा, इतना सारा गोल्ड आरबीआई के पास कैसे आया होगा। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा यानी पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान को कितना गया, क्योंकि जो भी अपनी मान लो फाइटर प्लेन टैंक हर चीज का बंटवारा हुआ तो इसका भी होगा, तो कितना पैसा पाकिस्तान को, कुछ काम का नहीं भाई, ये फ्रेम में उतना याद रखना, उसके आगे पीछे जाओगे कोई अंत नहीं है। ये मैंने आपको बताया एजेंट के रूप में आरबीआई भारत सरकार से सारे कॉइन्स और 1 रुपये के नोट ले लेता है और आगे मार्केट में घुमाता है, सर्कुलेट करता है। अब प्रश्न ये होता है कि चलो तो फिर 1 रुपये का पेपर नोट या ये सिक्के टूट गए, फट गए, तो बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो जवाब है आरबीआई विल गेट देम एक्सचेंज, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है, तो आरबीआई अपने नोटिफिकेशन में उसने ऐसा लिखा है 1 रुपये का नोट पड़ जाए, ये कोई कॉइन आपका टूट जाए या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आना, मैं बदल के दूंगा। तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सचेंज द पब्लिश्ड 1 या सॉइल 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक। अब कुछ लोग इसमें सवाल करेंगे तो भाई क्या इसका मतलब ये है कि ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी पेपर नोट ये किसकी लायबिलिटी हुआ फिर? क्योंकि आरबीआई ने तो ऐसा लिखा कि वो तो मेरी तो एसेट साइड पे है और आप बोल रहे हैं कि लायबिलिटी साइड में। अब वो तो कुछ बुक्स का क्या बोलना है कि आरबीआई गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में घुमा रहा है और पड़ गया तो मैं बदल के दूंगा ऐसा बोल रहा है, तो उस लॉजिक पर दे आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। लेकिन ये असल में अल्टीमेटली गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, क्योंकि आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में खुद लिखा है कि देखो 1 रुपये का नोट और जितने कॉइन्स हैं ये सब गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, हम तो सिर्फ एजेंट है इसलिए एक्सचेंज करके देते हैं पर्टिकुलर नोट, अदरवाइज इट इज गवर्नमेंट लायबिलिटी। तो एमसीक्यू में पूछा जाए तो हमें ये मान के चलना है कि ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट इज गवर्नमेंट लायबिलिटी, गवर्नमेंट लायबिलिटी। आरबीआई जो काम है वो एजेंट वाला काम है, वो अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी, पर सरकार के पास समझो इतने ऑफिस इतना स्टाफ नहीं कि हर जगह बदलता फिरे कॉइन्स को, इसलिए आरबीआई करता है। एक और प्रश्न, ये जो कॉइनेज एक्ट है जिसमें भारत सरकार को पावर मिला 1 रुपये का नोट छाप सकते हैं, सारे कॉइन्स छाप सकते हैं, इच्छा हो तो 1000 रुपये का भी कॉइन छाप सकते हैं, तो फिर तो सरकार कुछ भी बदमाशी कर लेगी कि मान लो 6 लाख रुपए के कॉइन छाप के सब गरीबों में बांट देते, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो सबको खुश करना है, तो फिर तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। यू आर राइट, पर सरकार ऐसी बदमाशी तो नहीं करेगी। उसके 2-3 कारण, पहला कॉइन्स छापने के लिए मेटल चाहिए, तो अगर हम कि 1,000 रुपए के कॉइन छाप के सरकार गरीबों में बांटी तो उसके लिए भी तो मेटल चाहिए। 1 रुपये का कागज का नोट छापने के लिए भी प्रिंटिंग प्रेस में सब कागज चाहिए। और मान लीजिए सरकार सोचे कि नहीं हम बदमाशी करके नालायकी करके यही करेंगे 1,000 के कॉइन छाप के गरीबों में बांटेंगे, अब इमेजिन करो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा गरीबों के पास बहुत होगा, मार्केट में ऑनियन टोमेटो इतने हैं नहीं, तो अल्टीमेटली महंगाई इतनी ज्यादा होगी कि वो सरकार फिर इलेक्शन जीत ही नहीं पाएगी, और जीत भी जाए तो फिर भी पब्लिक इतनी धमाल करेगी कि सरकार फिर कोई इमरजेंसी जैसा सिचुएशन बन जाए। तो सरकार क्या नालायकी या बदमाशी कर सकती है, उसकी काल्पनिक बातों में हमको नहीं घुसना है कि अच्छा वो ऐसा करेंगे तो क्या भाई ये कौन लिख रहा है, कौन पूछ रहा है, आपने दिमाग क्या क्यों पड़ जाए, तो ये सब में दिमाग खर्च मत करो। अब कि तुमने देखो एसेट और लायबिलिटी की तो बात की कि दोनों को मैच करना है, पर तुमने आरबीआई के प्रॉफिट की, आरबीआई के लॉस की, डिविडेंड की बात नहीं की, करेक्ट? वो सब इधर है ही नहीं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे पिलर 1 बी के अंदर आरबीआई डिविडेंड क्या होता है वगैरह। यहाँ पर उसमें गए तो वो खिचड़ी और खराब हो जाएगी, जितना है एमसीक्यू में रखने लायक उतना ही हमने अभी पढ़ा है। अच्छा नोटबंदी हो जाए तो क्या, नोटबंदी हो जाए तो वो तारीख बोलते हैं ना कि सपोज 30 दिसंबर 2016 तक 5,000 के नोट बदला, वरना हो गया तो नहीं हमारी लायबिलिटी, तो उस हिसाब से वो कैंसिल हो जाएगा, वो तो कानून में स्पष्टता कर देते हैं। उसके बारे में सेकंड पिलर में हम लोग अभी और देखेंगे। मान लीजिए आरबीआई 5 करोड़ की वाली कार खरीद ले, तो वो तो उसकी एसेट है, तो क्या इसका मतलब आरबीआई 5 करोड़ के नोट छाप देगी? जब नहीं भाई, अगर आरबीआई को कहीं से प्रॉफिट हुआ है, जैसे रेपो रेट में बैंकों को लोन देके उसको प्रॉफिट हुआ है, या गोल्ड उसने जो खरीदा था बाद में बेचा तब उसको प्रॉफिट हुआ है, तो वो अपनी वाली कार खरीद सकता है। ऐसे हवे में पैसा छाप के इच्छा हो गई आज वाली कार खरीदने तो नहीं खरीद सकता।
और एसेट्स कौन सी है वो तो मैंने आपको बताया। जब हम करेंसी इशू की बात कर रहे हैं देन देयर आर ओनली कानून के हिसाब से क्या 4 एसेट उसने लिखी, उतनी लिखनी है। गोल्ड कॉइन, बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटी, रूपी कॉइन एंड रूपी सिक्योरिटी जिसमें आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तुमने ये रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब की बात इसमें नहीं की, आई एग्री, क्योंकि वो सब एसेट्स आरडीएफ में नहीं लिखे, वो तो अलग मैकेनिज्म्स हैं, टूल्स हैं, वो क्या है वो कल परसों में दिखेंगे। इधर एमसीक्यू के लिए जितना याद रखना है हम सिर्फ उतना तैयार करें। मान लीजिए आरबीआई ने 100 करोड़ का गोल्ड खरीदा और ज्वेलर के पास 100 करोड़ रुपए आ गए हैं, लेकिन फिर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की तरह विन डीजल अपनी गैंग के साथ 10 करोड़ का गोल्ड आरबीआई से चुरा ले, और आरबीआई की एसेट अब क्या हुई 90 करोड़। तो आरबीआई क्या करेगा? बाजार में ऑर्डर जारी करेगा कि तुम सब भारतवासियों 10 करोड़ की नोटों को आग लगा दो क्योंकि मेरी लायबिलिटी अब मैच नहीं हो रही है? ऐसा थोड़ी होगा। आरबीआई ने जो प्रॉमिस किया कि आपके पास करेंसी नोट है मैं एक्सचेंज करके दूंगा, तो वो कहीं से अब नया नोट आपके एक्सचेंज करे, कहीं और उधारी लाके एक्सचेंज करे, उसकी प्रॉब्लम है। एक बार उसने जो नोट इशू किया तो उसकी लायबिलिटी फिर आरबीआई ने नहीं, मेरा तो गोल्ड चोरी हो गया, मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी चोरी हो गया, नो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप समझो, सनलाइट आया, प्लांट ने ग्रो किया बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर क्लाउड्स आ गए तो सनलाइट कम होगा तो क्या पौधा मर जाएगा? जरूर नहीं, बात तो वापस सन आएगा तो वापस वो तो बढ़ता चलता रहेगा। तो ये सब उल्टी दिशा में मत जाओ कि देखो गोल्ड के हिसाब से M0 को जनरेट हुआ था, फिर गोल्ड चोरी हुआ तो क्या M0 कम हो जाएगा? नहीं, जो नोट छाप दिए वो तो है ना लायबिलिटी साइड पे। अगर पौधा मुरझा जाए तो क्या सन डाउन हो जाएगा? नहीं, वो एक तरफा रिलेशन है, वो रिवर्स साइड में नहीं घूमता है। तो ये सब फालतू की देखिए, कई बार आदमी उंगली देता है लोग उसका गला पकड़ लेते हैं। जो गूगल फॉर्म है ये ऐसा ही है, मेरा गला पकड़ते हैं कुछ लोग। दिल्ली कोचिंग वालों को मजा है, उधर सब फैकल्टी बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, क्लास खत्म हो आप भी सवाल ही नहीं पूछ सकते, बॉडीगार्ड रोक लेगा भाग जाएगा। एक ये भी कारण हो सकता है क्यों दिल्ली में सक्सेस रेट ज्यादा है, क्योंकि वो कभी सवाल पूछ ही नहीं सकता ना, जितना पढ़ना रटो तो फिर तो एग्जाम पास ही होना है। ये ऑनलाइन कोचिंग डाउट रेजोल्यूशन के नाम पे फालतू के सवाल एंटरटेन किए जाए, विच इज एक्चुअली स्पॉइलिंग यू। एग्जाम के लिए काम की टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दी, कबूल करना है तो कबूल करो, नहीं कबूल करना है तो भी यूपीएससी के आंसर की चेंज नहीं होने वाली। कुछ ऐसे भी आपको टीचर मिलेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कि आपको फालतू में फालतू सवाल पे वो सब लंबी चर्चा में उतरे और आपको एक्सप्लेन करे, सिंप्लीफाई करे। और ऐसा तारे जमी मुई का आमिर खान मेरे को बनना नहीं है, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में तैयारी इसके आगे बढ़ाते हैं। आपके तुम ऐसे ही पढ़ा देते तो भी हमको विश्वास ही था, तो हम ज्यादा पंचायत में उतरते नहीं। 99% आप में जो है उनके साथ ये होगा करेक्ट, पर जो बाकी 1% है उनसे मैंने फील लिया तो उनको भी सही रास्ते पे लाने की तो जिम्मेदारी है ना, इसलिए एडवांस में भी मैंने बता दिया कि जो ऐसे ऐसे फालतू के ख्याल आते हैं उससे संभल जाओ, इसका घोड़ा बनो, तो आपको भी सफलता मिल सकती है। हर एक आदमी के अंदर एक बाबू सोना है ही, वो फिर ठोकर खा के आदमी सुधर ही जाता है, तो अभी से सुधर जाओगे तो बाद में तकलीफ कम होगी। पुराने हैंडआउट आपके पास हैं, नया कुछ उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं, पर आप नया डाउनलोड करके रखो, क्योंकि अब समझो आपके पास 2020 का हैंडआउट हो तो उसमें कुछ और ड्राफ्ट दिए होंगे जो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो टॉपिक चर्चा में नहीं है। उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो चर्चा में नहीं मैंने डिलीट कर दी, इसलिए नया आप डाउनलोड करो, उसमें देख लो कि ये बहुत सारा उन्होंने हटा दिया है। कल हम लोग समझेंगे टॉपिक है एसएलआर, वो क्या है जस्ट अ मिनट। ठीक, 100 रुपये डिपॉजिट किया हमने बैंकों में, सीआरआर के नाम पे 4 रुपये बैंकर ने एक ट्रक में भरने और रिजर्व बैंक में डिपॉजिट कर देने, तो सीआरआर हुआ कैश रिजर्व रेशियो। फिर 100 में से 18 रुपीज बैंकर ने एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि लिक्विड एसेट्स में रखना। लिक्विड क्या है? कैश खुद में लिक्विड है, गोल्ड एक लिक्विड एसेट है, तुरंत बेच के कैश उसमें से निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक लिक्विड एसेट है क्योंकि उसको भी तुरंत बेच के पैसा निकाल सकते हैं। तो बैंकों ने डिपॉजिट का 18% या 100 रुपया तो 18 रुपये कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्यों? रिजर्व बैंक के नियम है। बाकी जो पैसा बचा वो सब लोग नहीं घुमा सकते। तो दिस इज एसएलआर। अब यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि देखो तुमने सीआरआर का तो रिलेशन सिखाया कि मनी मल्टीप्लायर क्या होगा 1/सीआरआर परसेंटेज। तो अगर ये सीआरआर क्या 4% था तो हमने 25x होना चाहिए, थियरी ने बताया, हालांकि रियल लाइफ में 5 टाइम्स ही है क्योंकि सब लोगों के बैंक अकाउंट में ब्लैक मनी वगैरह में देखा। तो क्या हम मनी मल्टीप्लायर का ऐसा एसएलआर का भी रूल बना सकते हैं कि 1/SLR परसेंटेज इक्वल मनी मल्टीप्लायर? जावे नो। उसका कारण ये है कि वो पैसा कहाँ कैसे घूमेगा वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। सीआरआर तो भाई लॉक हो गया तो आगे की आप साइकिल समझ सकते हैं, इधर क्या कुछ पैसा कैश में रखा, किस गोल्ड में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। गोल्ड में रखा इसका मतलब ज्वेलर को पैसा दिया, ज्वेलर अपना टैक्स बचाने के लिए आगे बैंक में डिपॉजिट नहीं करे तो सब चीजें कैसे घूमेंगी प्रेडिक्ट करना मुश्किल। इसलिए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर विद एसएलआर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इस पे कोई बुक्स नहीं, कोई चर्चा में गए नहीं। तो क्या माने बोल सकते हैं भाई कि इसमें भी ज्यादा लॉक कराओगे तो मनी मल्टीप्लायर को खराबी हो सकती है वगैरह, बट बुक्स आर साइलेंट ऑन दिस, तो हम उसमें ज्यादा चर्चा में जाते नहीं। तो हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, डिपॉजिट टाइप, मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर ये खत्म किया। और खत्म किया मतलब समझो डन एंड डस्टेड, इसमें नया कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि थियरी शाश्वत है। डेटा भी शाश्वत इसलिए क्योंकि समझो इकोनॉमिक सर्वे ने जो 2025 का डेटा मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इसका डेटा 2026 में बदल सकता है। बीच में कोई फालतू का द हिंदू में ग्राफ आप लिखे तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले अपना, उसका कोई एंड है ही नहीं। और वैसे भी यूपीएससी को जब इसके एमसीक्यू निकालने होते हैं या तो एनसीईआरटी की किताब उठाता नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ देखता है। वो खुद प्रोफेसर भी समझो खुद की कंफर्ट देखता है। तो फालतू में ये मनी सप्लाई क्रेडिट ग्रोथ इज एस्टिमेटेड दिस आर का फालतू क्वार्टरली रिपोर्टिंग इंग्लिश सब में पढ़ना नहीं है। तो टॉपिक मतलब डन एंड डस्टेड है संपूर्ण रूप से। कल सुबह उठ के खत्म करना है, बुधवार की टेस्ट से पहले एक बार खत्म करना है, कोर्स खत्म हो मई में उसको रिवाइज करना है, एग्जाम के अगला टाइम मिले तो देखना है, और एग्जाम की अगला तो सिर्फ इंडेक्स ही देखना है, उसको देख के याद आएगा तो टॉपिक भी नहीं पढ़ना है। सो इट इज डन। अब इसको आप ऐसे खत्म करो तो ये कैंसर आपका क्लीन हो गया, नहीं करो तो ये कैंसर फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। फिर आप 10 दिन बाद इसको देखोगे नए 10 सवाल होंगे, क्या होता तो क्या होता। सो डोंट बी लाइक दैट। फी भरी है, फी का क्या फायदा है? ये एक सीरियसनेस आपको रखने की, मैंने फी भरी, मुझे पैसा वसूल करना है, पैसा कैसे वसूल करूंगा? मैं कोर्सेज कंप्लीट करूंगा टाइम में, पंक्चुअलिटी के साथ, सब पढ़े साथ में पढ़ के खत्म करो। सो दिस इज ओवर। आपको इसमें भी कोई डाउट है तो यू आर वेलकम टू आस्क इन गूगल फॉर्म पर, मेरा जवाब अल्टीमेटली घूम के यही आएगा कि ये जो पढ़ा उतना ही रटना है, आपका जो भी सवाल है वो पीएचडी का ही काम करे, क्योंकि ये दिस इज नॉट माय फर्स्ट ऑडियो, दिस इज माय 13th ऑडियो। 13वीं बार में कोरोना की बात पढ़ा रहा हूं, तो आपसे पहले समझो 4000 बार प्रश्न है तो कुछ तो पूछ के गए हैं। नाउ टुमारो विल मीट, और कल हम देखेंगे ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, सीआरआर एसएलआर क्या, बैंक रेट क्या, एमएसएफ क्या, रेपो रेट क्या, रिवर्स रेपो रेट क्या, ये क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन रिस्क क्या, वगैरह वगैरह। हालांकि ये कहानी 5 लेक्चर की है, पहला खत्म हुआ लेक्चर कल, आज दूसरा खत्म हुआ। शनिवार को एक लेक्चर, रविवार को 2 लेक्चर है, सुबह 10 बजे एक लेक्चर है और रात को 9 बजे दूसरा लेक्चर है, क्योंकि इसको फ्लो में ही चलाना पड़ेगा। सोमवार को मैंने खींचा तो फिर बुधवार की टेस्ट के लिए आपको रिवीजन में टाइम कम बचता है। तो भाई पॉसिबल सारे लाइव अटेंड करो, दैट विल बी ऑफ बेस्ट यूज टू यू। कल रात वापस मिलते हैं, आपका होमवर्क ये जितना पड़ा इसको खत्म करो, लिख के जो भी करके कल सुबह आपके पास वो आप कर लेना। मिलते हैं कल रात, रेस्ट करिए।